वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आरव फोन पर तुरंत साहू से बोला, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकता हूँ। फोन पर साहू बोला, अकेला तू नहीं बल्कि मृणाली भी, उनकी आखिरी इच्छा है यार, अब इतना भी बेदिल ना बन, चल मेरे साथ। आरव सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कुछ सोचते हुए उसने हामी भर दी, ठीक है हम आज ही निकल रहे हैं, कहकर आरव ने फोन रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ साहू और लैला ने एक दूसरे को खुशी के मारे ताली दी और साहू बोला, क्या बात है, काम कर गया आइडिया, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। अरे इन मामलों में सब मान जाते हैं यार, तू खाली पीली का डरता था। लैला आराम से टांगे पसारते हुए बिस्तर पर बैठ गई तो वहीं साहू किसी सोच में पड़ गया। इधर साहू से बात कर आरव ने मृणाली से कहा, हमें अभी निकलना होगा। क्या, कहाँ? मृणाली हैरान होते हुए बोली, कश्मीर, आरव ने कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। बोलते हुए आरव एक बार फिर किसी को फोन लगाने लगा। वहीं मृणाली ने भी पलटकर कोई सवाल जवाब नहीं किया और अलमारी से जरूरी कपड़े निकालने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए आरव को कश्मीर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। कुछ समय बाद साहू इस वक्त लैला के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद था और आरव और मृणाली के इंतजार में था। उसका ये इंतजार खत्म हुआ जब वो दोनों आते हुए उन्हें दिखाई दिए। तभी साहू लैला से बोला, ज्यादा मुंह मत चलाना, अगर आरव को जरा भी भनक लगी हमारे झूठ की तो हम दोनों कश्मीर की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। मेरी चिंता ना कर, मैं वैसे भी हीरोइन बनने आई थी बॉम्बे में, इसलिए एक्टिंग में तो जरा भी कमी नहीं मिलेगी तुझे, लैला अपनी बड़ाई झाड़ते हुए बोली। इतने में आरव और मृणाली उनके सामने आ खड़े हुए। आरव लैला को देख हैरान रह गया। उसने साहू से सीधे सवाल किया, कौन है ये? साहू पहले सकपका गया पर फिर खुद को समझाकर जवाब दिया, वो ये मेरी दोस्त है। आरव, ये दोस्त कहाँ से आ गई? आई नहीं, पहले से थी, लैला बीच में ही मुस्कुराते हुए बोली। आरव सवालिया नजरों से उस देखने लगा तो साहू ने बातें संभालते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मान लिया, पर ये यहाँ क्या कर रही है? आरव के भाव एकदम सख्त थे, हमेशा की तरह। ये भी कश्मीर जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ले चलूं, साहू बोला। आरव ने एक नज़र साहू को देखा और फिर लैला को, जो कब से उसे देखे जा रही थी मानो उसके रूप पर मोहित हो गई हो। उसे आरव को यूं देखता पाकर मृणाली झट से आगे आए और तुरंत आरव की कलाई को थाम लिया। उसकी इस हरकत पर आरव कुछ पल के लिए उस देखता रह गया, पर फिर सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मृणाली को यूं ही अपना हाथ थामे रहने दिया और साहू से बोला, जल्दी चल, देर हो रही है, कहकर वो आगे बढ़ गया। जिसका हाथ थामे मृणाली भी पीछे पीछे चल दी, पर उससे पहले एक तीखी नज़र उसने लैला पर डाली और चली गई आरव के पीछे। उन दोनों को जाता देख साहू तुरंत लैला को घूरने लगा, जो अब भी जाते हुए आरव को ताड़ने में लगी थी। आरव ने इस समय काली रंग की कमीज के साथ गहरे नीले रंग का जीन्स पहना था और इन सबसे परे उसका वो अलग सा रुतबा जो हर बार सबसे ताकतवर सा जान पड़ता था। उनके जाते ही साहू ने तुरंत लैला की गर्दन अपनी ओर घुमाई और उसकी आंखों में घूर कर बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू यहाँ घर बसाने की जगह फोड़ने आई है? लैला हैरानी से, ऐसा काहे को कहता तू? साहू गुस्साते हुए, मैं ऐसा इसलिए कहता क्योंकि तूने देखा नहीं मृणाली तुझे कैसे घूर रही थी। लैला इतराते हुए, तो मैं इतनी सुंदर है इसलिए सब घूरेगे ही ना। साहू, शुटुप, आरव को ऐसे ताड़ना बंद कर और जिस काम के लिए चल रही है मेरे साथ चुपचाप उसी पर गौर फरमा। लैला आरव के बारे में सोचने लगी। पहली ही नज़र में लट्टू जो हो गई थी वो उस पर। साहू को उस पर गुस्सा आने लगा, अब चलेगी भी कि यहीं उसके बारे में सोचती रहेगी। लैला आरव में ख्यालों में खोई सी बोली, हाँ हाँ चल ना। साहू ने अपना सिर हिलाया और आगे चल दिया। पीछे लैला भी दांत फाड़ते हुए उनके साथ जाने लगी। टिकट्स चेक कराकर चारों फ्लाइट में बैठे। मृणाली ने नारंगी रंग की सादा सी साड़ी पहनी थी जिसमें वो हमेशा की तरह कमाल लग रही थी, तो वही लैला ने ब्लू कलर की मिडी। फ्लाइट में आकर आरव और मृणाली एक सीट पर आ बैठे, जिनके बगल वाली बची हुई सीट खाली रह गई, जिसे देख लैला तुरंत मौका पाकर आरव के बगल में जा बैठी। सीट 3 थी तो आरव बीच में था और मृणाली विंडो सीट पर, जो कि लैला को आरव के बगल में बैठते देख खौल उठी। तो वहीं साहू ने भी अपना सिर पीट लिया और तुरंत हालातों को संभालते हुए लैला को उस सीट से उठाकर बोला, हमारी सीट पीछे वाली है लीला, पीछे चलो। वो लैला को लीला जानबूझकर बोला और जबरदस्ती दांत फाड़ते हुए उसे खींचकर पीछे ले गया और उसे धम्म से उस सीट पर गिराकर उसके बगल में बैठते हुए गुस्से में मगर दबी जुबान में बोला, अगली बार अगर तू मुझे आरव के आसपास मंडराते हुए दिखाई दी तो जान ले लूंगा तेरी। लैला भी भड़क गई, चुप कर, कितना हैंडसम है वो, आखिर खुद को उसे देखने से कैसे रोक पाऊं? अगर नहीं रोका तो मैं इस फ्लाइट को रोककर तुझे प्लेन से निकाल के नीचे फेंक दूंगा। साहू गुस्से में चिल्लाया तो लैला मुंह हैंड कर बैठ गई।
कश्मीर। आरव यहाँ आ चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं था, वो बस जल्द से अपना काम निपटाकर यहाँ से जाना चाहता था। सभी लोग एक होटल में ठहरे थे। लैला और साहू 2 अलग अलग कमरों में और आरव मृणाली एक कमरे में ठहरे थे। इस वक्त आरव बाथरूम में शावर के नीचे था तो वहीं मृणाली बाहर अलमारी में कपड़े लगा रही थी। उसके दिमाग में इस समय कई बातें चल रही थीं और इस बार उसने ठान लिया था कि जिस बारे में वो सोच रही है इसकी बात को वो आरव से करके ही रहेगी। कुछ समय बाद आरव नहाकर बाहर निकला, जिसने इस वक्त कमर पर टॉवल लपेट रखी थी जिस कारण उसका गठीला बदन स्पष्ट दिख रहा था। मृणाली ने एक नज़र उसे देखा और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए। उसने इस समय पर्पल रंग की फुल लेंथ मैक्सी पहनी थी जो कि आरव ने ही उसके लिए मंगवाई थी। आज काफ़ी समय बाद उसने कुछ ऐसा पहना था जिसे पहनने के बाद वो वाकई बहुत सुकून भरा महसूस कर रही थी, वरना इतने दिनों से साड़ी पहन कर ऊब चुकी थी वो। बाहर आकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई तो वही आरव ब्लैक लोअर में शर्टलेस बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। दोनों के बीच बातें लगभग बंद हो चुकी थीं और ये चीज़ मृणाली को हद से ज़्यादा खल रही थी। वो शीशे के द्वारा बेड पर बैठे आरव को देखने लगी। आज उसके पास बेहद खास वजह थी आरव से बात करने की, इसलिए आज शायद ये खामोशी हर हालत में टूटनी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने आरव से सवाल किया, मुझे पटना जाने के बाद कोर्ट फिर से ज्वाइन करना है। मृणाली की बात का उसे पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। आरव अब भी अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए बैठा था, मानो उसने कुछ ना सुना हो। मृणाली को जरा भी अजीब नहीं लगा उसका व्यवहार, क्योंकि आदत सी पड़ चुकी थी उसे इन सब की। तुम भले ही मेरी बात का कोई जवाब ना दो आरव, पर मैं अपने प्रोफेशन के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी, कभी भी नहीं। मृणाली ने अपनी बात खत्म की और एक बार फिर खामोशी फैली रही। अब उसने एक गहरी सांस ली और उठकर सीधे बिस्तर पर जाकर उसने आरव के हाथ से लैपटॉप ले लिया। ना जाने कहां से आ गई थी उसमें आज इतनी हिम्मत। आरव ने एक नज़र उस लैपटॉप पर डाली और फिर मृणाली पर। उसके भाव देख समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो वहीं मृणाली ने इस बार अपने डर को दरकिनार कर आरव से पूछ ही डाला, आखिर क्यों कर रहे ऐसा बर्ताव? कब तक मुझसे बात नहीं करोगे तुम? हाँ। आरव अब भी खामोश बैठा था और एकटक मृणाली के गुस्से से धधकते चेहरे को देखे जा रहा था। उसे खुद को घूरता पाकर मृणाली ने वो लैपटॉप गुस्से में टेबल पर पटक दिया और एक बार फिर आरव की ओर घूरते हुए बोली, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार अपनी मनमानी करो। हद होती है हर चीज़ की आरव। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझ पर अपना गुस्सा उतारो, डांटो मुझे और मन करे तो मार तक डालो, पर इस तरह की घुटन भरी जिंदगी से मुझे रिहा कर दो। थक चुकी हूँ मैं तुम्हें समझते और खुद को झूठा दिलासा देते हुए कि एक दिन अपनी सारी रंजिशें भूलकर अपने दिल के हर पन्ने को खोल दोगे तुम। पर नहीं, तुम हर दिन एक ऐसी बड़ी किताब बनते जा रहे हो मेरे लिए, जिसे मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि तुम ऐसा नहीं होने देना चाहते। एक सांस में मृणाली आज क्या क्या बोल गई थी, इस बात का अंदाजा शायद खुद उसे खुद नहीं था, पर आज वो खुद को रोक ना पाए। बहुत दिनों से उसके में ये भड़ास भरी थी, जिन्हें आज पूरी तरह से उसने आरव के सामने रख दिया बिना अंजाम की परवाह किए। वाकई थक चुकी थी वो आरव के बर्ताव पर। वो 2 कदम उसके करीब जाने के लिए बढ़ाती थी तो आरव 4 कदम उससे दूर हो जाता था। इतनी लंबी बात एक सांस में कहने के कारण वो अब आरव को घूरते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना आज तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। आरव ने खींचकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया था, जिस कारण मृणाली की आंखें हैरत में फटी रह गईं। वो फिर से कुछ बोलने को हुई कि इतने में आरव ने अपनी उंगली उसके होंठों पर टिका दी और आहिस्ता से उसे शांत करते हुए बोला, शश, गला सूख गया होगा ना, काफी वक्त बाद इतना बोली हो। कहकर आरव ने बेड के किनारे रखी मेज से पानी का ग्लास उठाया और मृणाली के होंठों से लगाते हुए कहा, लो पियो इसे। मृणाली की हैरानी का अब भी ठिकाना ना रहा। आखिर कभी आरव को ये हो क्या जाता, कभी अचानक से पत्थर के समान इतना कठोर व्यवहार तो कभी फूल के समान इतना नरम बर्ताव, और ये सब अब मृणाली की हद से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से में वो ग्लास झटक कर जमीन पर फेंक दिया और आरव की गोद से उठकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो आरव, थक चुकी हूं मैं तुम्हारे इन हर दिन बदलते बर्तावों से। तुम तय क्यों नहीं कर लेते कि आखिर तुम्हें मुझे कैसे रखना है? क्योंकि डर जाती हूं अब मैं तुम्हारा प्यार देख कि कहीं कल को फिर से तुमने मुझसे मुंह फेर लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांति से बैठा उसके गुस्से में धधकते चेहरे को देखे जा रहा था, जिससे बेशक मृणाली चिढ़ उठी। कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर कब? इससे आगे वो कुछ न कह सकी, क्योंकि आरव ने खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया, पर इस बार खुद की बाहों से आज़ाद ना होने दिया। आरव ने मृणाली को खुद के नीचे दबोच लिया और खुद अपने आधे शरीर का भार उसके ऊपर डाल दिया। आरव पूरी तरह से मृणाली पर झुका था। मृणाली एक बार फिर कुछ बोलने को हुई, पर उससे पहले ही आरव ने कमर से उठाकर उसे बिस्तर पर सीधे लिटा दिया और अपने पैर उसके पैरों में जकड़कर लेट गया। एक हाथ से उसने टेबल लैंप बंद की और दूसरे हाथ से वो अब भी मृणाली को थामे लेटा था। ये क्या कर रहे हो आरव?
ली। एक दफ़ा फिर मृणाली खामोश रह गई क्योंकि इस अंधेरे में डूब चुके कमरे में उन दोनों के होंठ आपस में मिल चुके थे। इस अचानक हुई किस के कारण मृणाली बेशक कुछ पल के लिए जमी सी रह गई, पर आज तो मानो वो ठान के बैठी थी कि अंजाम चाहे जो हो पर इस बार खामोश किसी कीमत पर नहीं रहेगी। उसने आरव के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने का प्रयास किया तो आरव ने उसकी मुलायम कलाइयों को अपने मजबूत हाथ में पकड़ लिया और अब बेहद गहराई के साथ उसे चूमने लगा। पर मृणाली ने भी इस दफ़ा अपना पूरा जोर लगा दिया था और अगले ही झटके में आरव को खुद के ऊपर से दूर धकेलकर तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो उंगली दिखाते हुए आरव पर चिल्ला उठी, बहुत मनमानी हो गई तुम्हारी आरव। अब तक तुम मेरे साथ इतना बदतर बर्ताव कर पाई क्योंकि मैंने करने दिया। ये सोचकर कि एक दिन तुम हम दोनों के बीच हुए गिले शिकवे मिटा दोगे, पर अब बस बहुत हुआ। मुझे वो मृणाली बनने पर मजबूर मत करो जो आज भी इतना तो दम रखती है कि तुम्हारे किए हर जुल्म का हिसाब सूद समेत तुम्हें लौटा सके। मृणाली इतना कुछ कह गई पर आरव को मानो रत्ती भर असर ना पड़ा हो। वो आराम से बेड पर उठकर बैठ गया और उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखने लगा। उसका ये रवैया तो मृणाली को हद से ज्यादा क्रोध दिला रहा था। इस बार मृणाली ने आव देखा ना ताव और सीधा आरव की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर उस पर चीखते हुए बोल पड़ी, मुझे यूं देखना बंद करो आरव, और बंद करो आए दिन का ये तमाशा। थक चुकी हूं मैं इन सब से। मृणाली की आंखों से आंसू बह उठे कि तभी आरव ने उसे अचानक से अपनी गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसके हर पल बदलते बर्ताव से अब तो मृणाली भी कब तक खुद हैरानी में डालती। उसे खुद पता नहीं चल पाता था कि कब वो क्या कर डाले, और आज तो मानो वो झटके पे झटके दिए जा रहा था। मृणाली के ऊपर इस समय शावर से बहता ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था और कुछ ही पलों में वो ऊपर से नीचे से तक पूरी भीग चुकी थी। इन पानी से गिरती बूंदों के कारण उसके आंसू भी अब छिपने लगे थे, पर आंखें अब भी गुस्से में लाल थीं। खुद को भीगता हुआ पाकर वो आरव से दूर होने के लिए कसमसा उठी, पर आरव ने उसका सिर मजबूती से अपने सीने पर टिकाते हुए कहा, आज बहुत गर्म है तुम्हारा दिमाग, जरा ठंडा कर लो इसे। मृणाली को इस पर बहुत गुस्सा आया, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो आरव? इन बातों को तुम इतनी लाइटली ले रहे हो जैसे ये मियाँ बीवी के बीच की छोटी मोटी नोक झोंक हो। मैं तुम्हें बहुत समझने की कोशिश कर चुकी हूँ आरव, पर तुम हर दिन नई पहेली रख देते हो मेरे सामने। मृणाली की हिम्मत जवाब दे गई, ना जाने क्यों, पर आरव के सीने से लिपटते ही वो पिघल सी जाती थी। जो दर्द दे रहा था सुकून भी उसी की बाहों में मिलता था उसे। वो बिलख उठी उसके सीने से लिपटकर, अब बस करो ये सब आरव, मुझसे सहन नहीं होता और ये प्लीज। मृणाली के हाथ आरव की पीठ को जकड़ चुके थे तो वही आरव ने एक हाथ उसके सिर पर रखा था और कुछ समय बाद दूसरे हाथ से शावर बंद कर उसे धीरे से खुद दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में भर लिया। मृणाली चेहरा उठाकर अपनी भींगी पलकों से उसकी आंखों में देखने लगी तो आरव और अधिक गहराई के साथ उस पर झुकते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का कितनी नफरत है इस दिल में तुम्हारे लिए। और जानती हो, तुमसे शादी के वक्त मैंने खुद से एक वादा किया था कि मौत से बदतर जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। और तुम भी जानती हो कि जिस तरह का इंसान मैं हूं उस हिसाब से यकीनन बहुत बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ, पर साला देखो, एक दिन भी तुम्हें तकलीफ में ना देख पाया। जब पहले दिन वो कांच का टुकड़ा तुम्हारे पैरों को चुभा था तो दर्द यहाँ हुआ था। कहकर आरव ने मृणाली का हाथ अपने दिल पर रख दिया। उसके जबड़े बुरी तरह से कसे थे। मोहब्बत इंसान को कमजोर बनाती है मनी, और देख मैं तेरे सामने आखिरकार पर ही कमजोर हार गया। मैं खुद से ही तेरी बर्बादी के लिए किया हर वादा मैंने तोड़ दिया और तुम कहती हो दर्द देता हूं मैं तुम्हें। मृणाली सन रह गई थी आज। इतने दिनों में आज पहली दफा आरव ने चीखने चिल्लाने का बजाय हक से अपनी नफरत की दास्तां बयां की थी उसे। क्या मेरे दर्द का कोई हिसाब है तेरे पास मनी? क्या उन 3 सालों का हिसाब है जिनमें मैंने अपना सब कुछ खो दिया? आरव की आवाज में आज पहली दफा मृणाली ने तकलीफ महसूस की थी। पश्चाताप से उसकी पलकें झुक गईं और वो फुटकर रो पड़ी, मैं इसके लिए कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी आरव, कभी भी नहीं। पर शायद तुम मुझे खुदगर्ज कह लो, लेकिन अपने किए के बावजूद मैं तुमसे प्यार की उम्मीद रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब भूलकर एक बार फिर तुम मुझे टूटकर प्यार करो। आरव खामोश रह गया। मृणाली टूटकर रोती जा रही थी। कुछ एक पल बाद आरव ने उसका चेहरा थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछ दिए। वो इस दौरान बिल्कुल खामोश था। उसने मृणाली की वो भीग चुकी नाइटी और बाकी कपड़े एक एक कर उसके बदन से अलग किए और फिर तौलिए से उसके शरीर को सुखाकर उसके बदन पर एक बाथरोब लपेट दिया जो कि घुटनों से जरा ऊपर था। इस दौरान मृणाली खामोशी से सिसकती रही। वो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। आरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस कमरे में आकर उसे बिस्तर पर लिटाकर अच्छे से उस पर कंबल डाल वहां से जाने लगा तो मृणाली ने तुरंत उठकर उसके हाथ को थाम लिया। मोहब्बत का सिलसिला कुछ यूं चला। पहले वो जिस्म में उतरे, फिर जान बनते चले गए। रात के समय आरव इस वक्त अपने कमरे में मौजूद बालकनी से बाहर देख रहा था। ये कश्मीर की शाम थी, बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन,
पर बावजूद इसके आरव साहब की नाक फूली हुई लग रही थी। उसे इस वक्त साहू पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मृणाली का नाम लेकर ना जाने कौन कौन सी जिद पूरी करवा रहा था वो। उसने एक बार चिढ़ते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा और तभी उसके पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ा और उस एक पल में वक्त मानो थमसा गया उसके लिए। काली रंग की सिल्क साड़ी में लिपटी मृणाली, जिसने ना के बराबर मेकअप किया था, स्लीवलेस ब्लाउज और खुले बालों में हद से ज्यादा दिलकश लग रही थी। आरव ने भी काली कमीज और नीला जीन्स डाला था। हमेशा वो काले ही कपड़े पहनता था। आरव के होश फाख्ता हो गए मृणाली को इस रूप में देख। खूबसूरत तो वो हमेशा लगती थी, पर आज एक अलग सा नूर था उसके चेहरे पर। आरव मंत्रमुग्ध सा उसके करीब बढ़ गया तो वहीं मृणाली ने सकुचाते हुए अपनी पलकें झुका लीं। इतने में वो उसके बेहद नजदीक आ खड़ा हुआ और अनायास ही उसके हाथ मृणाली के गालों को छू रही लटों पर चले गए। मृणाली ने कसकर अपनी आंखें भींच ली उसकी छुअन पर, तो वहीं आरव मानो खो गया था उसके रूप में। दोनों के लिए ही पल थमसा गया था। आरव अपने होशों हवास खो उसमें डूबने लगा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब बढ़ाने लगा। तभी फोन की घंटी की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। मृणाली तो हर पल उसके करीब रहने के लिए मंजूर थी, पर आरव उससे दूर हो गया और अपना ध्यान मृणाली से हटाकर जेब में पड़े फोन को निकाल कर देखा तो पाया साहू कॉल कर रहा है। वो समझ गया कि कॉल किस वजह से आया है, इसलिए फोन रिसीव करते ही उसने साहू से कहा, निकल रहा हूँ, गाड़ी तैयार रख, कहकर उसने फोन कट कर दिया और फिर मृणाली को देखते हुए बोला, जल्दी चलो, वैसे भी तुम बहुत देर करा चुकी हो। कहते हुए आरव बेरुखी से आगे बढ़ने लगा तो मृणाली ने तुरंत जवाब दिया, नजरों ने तो कह दिया कि मैं भागी आज तुम्हें, पर लफ्जों से भी कह देते तो अच्छा लगता। मृणाली की इस बात पर आरव के कदम थम गए। उसने पलटकर हैरानी से मृणाली को देखा। तभी मृणाली उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, तारीफ के 2 शब्द बोल देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। आरव ने उसे घूरते हुए कहा, हो गई तुम्हारी बकवास, हाँ अब चलते हैं। कहते हुए मृणाली इतराते हुए आगे बढ़ गई और इधर आरव आज अपनी बीवी के तेवर देखता ही रह गया। कुछ समय बाद दोनों उतरकर नीचे आए, जहां साहू उन्हें गाड़ी के पास उनका इंतजार करते हुए दिखा। उन्हें देख साहू मुस्कुराया और मृणाली की तारीफ में कुछ शब्द बोलते हुए कहा, क्या बात है, कितना खुशनसीब है ना तुम्हें पाने वाला, पर कमबख्त कद्र कहाँ होती है उन्हें जिन्हें किस्मत से ऐसा बेशकीमती हीरा मिलता है। साहू का साफ इशारा आरव की तरफ था, तो वहीं आरव के बर्दाश्त की हद अब बाहर थी। वो पक चुका था उसकी बकवास सुनते सुनते, इसलिए अगले ही पल ताव में उसने साहू की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, बहुत हो गया तेरा, अब अगर कुछ भी उल जलूल तेरे मुंह से निकला तो तू जानता है कि धमकियां मैं सिर्फ हवा में नहीं देता हूँ। उसका गुस्सा देख साहू सकपका गया और तुरंत खुद को उससे छुड़ाते हुए घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा, साला जालिम दोस्त। इधर मृणाली भी अब खामोश खड़ी उसे घूरती रह गई तो आरव उसे आंख दिखाकर बोला, अब तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा बैठने के लिए। मृणाली तुरंत हरकत में आई और चुपचाप जाकर बैक सीट पर बैठ गई। आरव और साहू आगे बैठे थे और कुछ ही समय में गाड़ी धुआं उड़ाते हुए वहां से आगे निकल गई। गाड़ी में कुछ देरी के बाद साहू ने स्टेरियो खोल दिया, जिसमें से एक बेहद खूबसूरत गाना कानों के साथ साथ अब मनलोभी भाने लगा। गाने के बोल जैसे ही मृणाली के कानों में पड़ी, उसी पल उसकी नजरें शीशे से हल्के फुल्के झलक रहे आरव के चेहरे पर जा टिकी। ये सफर बेहद बहुत खूबसूरती से कटा। दरअसल साहू की मनमानी पर आज वो लोग श्रीनगर विजिट करने वाले थे। अब कश्मीर आए और श्रीनगर ना गए तो सब अधूरा सा रह जाता है। श्रीनगर होटल से बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं था और ज्यादा दूर भी नहीं। एक ठीक ठाक दूरी तय कर वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे, जहां का नजारा देख मृणाली खुशी से भर उठी। वो कई जगह घूम चुकी थी, पर हिंदुस्तान में रहकर जब तक कश्मीर ना देखा तो क्या देखा, यूं ही जन्नत नहीं कैसे इस जगह को। इस बात को मृणाली ने आज खुद महसूस किया। रात के समय ये नज़ारा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़े समय बाद साहू ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे आकर रोकी। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा जान पड़ रहा था। अंदर गाने बजाने के साथ अलग अलग जगहों से आए हुए सैलानी इस जगह की शाम में रम चुके थे। साहू ने आरव और मृणाली के लिए एक टेबल बुक की और खुद काउंटर पर जा खड़ा हुआ। मृणाली खुशी से चहकती हुई सब और अपनी नज़रें घुमाए जा रही थी। उसी पल मौसम ने करवट ली, जिस कारण तेज बारिश शुरू हो गई। इधर बरसात शुरू हुई और उधर मृणाली की नज़र ग्लास वॉल से दिख रहे एक प्यारे से जोड़े पर गई, जो इस बारिश में भी हर चीज से बेखबर एक दूसरे में डूब चुके थे। ये देख मृणाली के होंठों पर मुस्कान तैर गई। एक प्यारी सी याद उसके जहन में कौंध गई, जिसे याद कर एक तरफ खुशी हुई तो दूसरी तरफ कई तरह के दर्द का सैलाब उमड़ गया। उसी पल आरव ने अपना हाथ मृणाली की ओर बढ़ाकर कहा, बारिश पसंद है ना तुम्हें? तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही हो? कहते ही आरव ने उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और अगले ही पल बाहर बारिश में ले आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मृणाली कुछ समझ तक ना पाए। वो हैरानी से आरव को देखने लगी, जो बड़े ही रूमानी अंदाज में उसे निहार रहा था। इस पल ऐसा लग रहा था मानो वो भूल चुके हों अपने आसपास की दुनिया को।
दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे, जिसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर बज रहे प्यारे से गाने के बोल उनके कानों में पड़े। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, हम ला 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 ला। आरव मृणाली के करीब आया और एक हाथ से उसके गाल छूते हुए दूसरा हाथ उसकी कमर में फंसाकर उसे खुद के भीगे बदन से चिपका लिया। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए, हम तुम। मृणाली तड़प उठी उसकी इस छुअन में जिसमें उसे बस प्यार ही प्यार महसूस हो रहा था। आंखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए, हम तुम। आरव ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक कर लिया, अपने हाथ को पीछे कमर से खिसकाते हुए धीरे धीरे ऊपर लाने लगा। मृणाली ने कसकर अपनी मुट्ठी आरव की कमीज पर जकड़ ली और भींगी पलकों के साथ आरव को देखने लगी। इतने में आरव का हाथ पीछे उसकी गर्दन पर आ टिका, जिसके बाद उसने मजबूती से मृणाली की पतली सी गर्दन को थमा और उसकी सूरत को अपने कठोर चेहरे से जोड़ लिया। जिस्मों को रूहों को जलने दो जरा, शर्मो हया को मचलने दो जरा, आलमों की गुजारिश है ये पास आ जाए, हम तुम। दोनों के होंठ एक दूजे को छूने लगे और इस एहसास के चलते मृणाली ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पूरी तरह खो चुकी थी इस लम्हे में और अब उसे दुनियादारी की कोई सुध न थी। इधर आरव ने अब अपने होंठों को हिलाते हुए धीरे से मृणाली के निचले होंठ को काट लिया, जिसके साथ ही मृणाली सिसक उठी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह गई। वो अभी भी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी थी, उसी जगह पर और उसी हालत में, यानी कुछ पहले जो कुछ हुआ वो बस एक सपना था। अफसोस, वो एक खूबसूरत सपना था जिसे खुद आरव ने उसके सामने अपनी चुटकी बजाकर तोड़ा। कहाँ खो गई हो? कब से बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई भी दे रहा है तुम्हें? आरव ने कहा, पर यहाँ मृणाली उसे भला क्या कहती कि कुछ समय पहले वो इतने हसीन ख्वाब में डूब चुकी थी जिससे शायद कभी बाहर ना आना चाहे। पर फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, वो कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। इस पर आरव ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठते हुए बोला, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, यहीं रहना, कहीं जाना मत। आरव चला गया और यहाँ उसके जाते ही मृणाली के पास साहू लपक कर आ बैठा और धीरे से बोला, आखिर तुमने ऐसे बोरिंग इंसान से प्यार कैसे कर लिया जिसे मेरे ख्याल से रोमांस का आर तक नहीं पता है। साहू की बात पर मृणाली हैरानी के साथ उसे देखने लगी और उसकी हैरानी को समझ साहू ने अपनी बात का अर्थ उसे समझाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं कैसे इतनी रोमांटिक जगह पर भी बोरिंग सा बर्ताव कर रहा है। मैं तो जानबूझकर तुम दोनों को इस जगह लाया था ताकि यहाँ मौजूद इतने प्यारे प्यारे कपल्स को देखकर उस कमीने को भी थोड़ी अकला जाए, पर देखो यहाँ भी फोन का बहाना बनाकर दूर खिसक लिया। साहू की बात पर मृणाली मुस्कुरा उठी और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बात तो आपकी सही है, पर एक जमाना था जब मैं और आरव भी ऐसे ही इन स्वीट कपल्स की तरह रहा करते थे, पर अब तो आप जानते हैं ना हालात कितने बदल चुके हैं, तो भला मैं इतनी जल्दी आरव से कैसे उम्मीद कर लूं कि वो मुझे इस कदर प्यार करे। साहू ने मुंह बना लिया, मुझे तो अब ये लगता है कि उस आरव के साथ रहते रहते तुम भी बोरिंग होने लगी हो। मृणाली ने सहजता से कहा, नहीं भाई, बोरिंग नहीं हुई हूँ, बस अब आरव को समझने लगी हूँ और अब वक्त देना चाहती हूँ मैं अपने रिश्ते को। साहू इस बार गंभीर होते हुए, यही तो तुम नहीं समझ रही हो मृणाली, वक्त नहीं है तुम दोनों के पास और इस वक्त जो ठहराव आया है तुम्हारे रिश्ते में यही तुम दोनों को एक कर सकता है, वरना तुम जानती नहीं हो अगर एक बार तुम यहाँ से पटना पहुँच गई तो तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा आरव को पाना। जानती हूँ, पर अब मैं ये भी जानती हूँ कि आरव मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर अब वो मुझसे खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाएगा। मैं देख चुकी हूँ कल रात उसकी आंखों में, वो अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी कि पहले करता था और मुझे अब खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द मैं आरव को पाकर रहूंगी, उसके दिल से नफरत के हर वजूद को मिटाकर ही रहूंगी। मृणाली की इस बात पर साहू खामोश रह गया और फिर एक गहरी सांस लेकर प्यार से बोला, और तुम्हारी इस कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी झिझक के बताना। हम। मुस्कान ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो साहू ने उसे कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो वहां से चला गया और इधर मृणाली ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान एक बार फिर बाहर हो रही बारिश पर लगा दिया। बरसात वाकई उसे बहुत पसंद थी, पर यह बरसात तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी क्योंकि बाहर इतने प्यारे जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिना दुनिया जहां की फिक्र किए मस्ती के साथ भीग रहे थे। सच में कितना खूबसूरत है ये समा। इधर कुछ समय बाद आरव जब रेस्टोरेंट में अंदर आया तो उसे मुस्कान की जगह खाली दिखी। ये देख वो अचानक से विचलित हो उठा कि भला उसके मना करने के बावजूद मुस्कान कहाँ गई। वह इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर उसे ढूंढने लगा, पर मृणाली कहीं ना दिखी। ये देख उसने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और जैसे ही साहू को कॉल करने को हुआ उसी पर अचानक से उसकी नजरें ग्लास वॉल से बाहर गई। बारिश में अपनी बाहें फैलाकर भीगती हुई मुस्कान को अब वो साफ अपनी आंखों से देख सकता था। मृणाली की आंखें बंद थी, चेहरा ऊपर आसमान की ओर उठा और बाहों को उसने आजाद कर रखा था। होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान थी जो शायद बीते कुछ वक्त के लिए बिल्कुल गायब सी हो चुकी थी, पर आज मुस्कान का ये रूप देख तो वह वाकई जड़ रह गया।
इधर रेस्टोरेंट के अंदर गाना भी बेहद खूबसूरत चल रहा था और वहाँ मुस्कान तो सब कुछ भूलकर अपनी ही दुनिया में मग्न हो चुकी थी। वो बस इस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी। गाने के बोल उसके कानों में पड़े तो वो खुद के बदन को थिरकने से ना रोक सकी। बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं। गाने के बोल पर जैसे ही उसने खुशी से लहराना शुरू किया तो मानो हर किसी की नज़रें उस पर जड़ हो गईं। बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं। कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। और यहाँ आरव तो कुछ और देखना ही भूल गया था। वो लीन हो गया उसकी इन दिलकश अदाओं पर वहाँ मृणाली तो अब हर चीज से बेखबर थी। हाँ चले ठंडी हवा, हाँ संग मन भी गया। मृणाली का ध्यान अचानक से आरव पर गया और अब वो मोहब्बत से उसे देखते हुए गुनगुनाने लगी। ढूंढूं मैं कहाँ उसको, बतलाए कोई मुझको कि हाँ 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 रे, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं। वहां मृणाली अपनी ही धुन में खो चुकी थी तो यहाँ आरव अब मंत्रमुग्ध सा उसकी ओर बढ़ने लगा। वो बाहर आया और तल्लीनता के साथ मृणाली को निहारने लगा। इन सब में अब उसे इस बात का होश ही न रहा कि वो भी बारिश में पूरा भीग चुका है। उसे तो बस मृणाली दिख रही थी, नाचती गाती खुशी से झूमती हुई मृणाली। और फिर वो पल आया जब मृणाली की नजरें आरव से जा टकराए। गाना अब भी बज रहा था पर अब वो नाचना भूल आरव में खो गई। उसे एक पल को डर महसूस हुआ कि कहीं ये भी तो सपना नहीं, पर नहीं, ये हकीकत थी। आरव बारिश में भीगी मृणाली को बिना पल के झपकाए देख रहा था और यहाँ अब मृणाली भी थम सी गई और खो गई उसकी निगाहों में। पर तभी उसने महसूस किया कि अब आरव की नजरों में वो एहसास नहीं जो बस अभी कुछ समय पहले था, बल्कि अब तो उसके माथे पर सिलवटें सी पड़ने लगी थी। पर क्यों, अचानक से ऐसा क्या हुआ? लेकिन शायद हैरानी की हद अभी और बढ़नी थी क्योंकि एकदम से आरव उसकी ओर भाग पड़ा और पलक झपकते ही उसने मृणाली को अपनी बाहों में भर झटके से दूर खींच लिया, जिस कारण दोनों खुद को ना संभाल पाए और एक साथ जमीन पर जा गिरे। उसी पल बैंग जोर से गोली चलने की आवाज इस खुशनुमा माहौल में गूंज उठी जिसने पल भर में इस रूमानी समा को खौफ में तब्दील कर दिया। अचानक से गोली चलने की आवाज सुन हर कोई सहम गया। उस पूरी जगह में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तो वहीं आरव के ऊपर उसकी बाहों में डरी सहमी मृणाली लिपटी पड़ी थी। उसने अपना सिर आरव के सीने में छिपा लिया और आरव भी हैरान रह गया अपने सामने हुए इस मंजर को देख। उसने साफ देख लिया था कि गोली का निशाना मृणाली की ही तरफ था, पर भला मृणाली पर कोई यूं हमला क्यों करना चाहेगा? फिलहाल ये सब सोचने समझने का वक्त नहीं था। इतने में ही साहू निकलकर बाहर आया। उसका चेहरा भी हैरतअंगेजी के साथ भरा हुआ था। साहू को देखते ही आरव हरकत में आया और अचानक से चीख उठा पकड़ उसे। साला बचना नहीं चाहिए। साहू बिना एक पल गवाए उस आदमी के पीछे भाग पड़ा। तभी कुछ और गोली चलने की आवाज आई जिन्हें सुन आरव ने अब सांस तक ना ली और तुरंत मृणाली को संभालकर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। मृणाली घबरा गई थी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुम चलो यहाँ से, कहकर आरव उसे समझा बुझाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को हुआ। उसी पल अचानक से मृणाली उसके पीछे देखते हुए चीख उठी। आरव को कुछ एहसास हुआ जिसके बाद उसने बिना मुड़े ही तुरंत अपने पीछे से वार कर रहे एक आदमी के हाथ को पकड़ लिया और अगले ही पल एक झटके में मुड़कर उस आदमी के हाथ के तोड़ डाला और अपनी कमर पर खुर्सी बंदूक निकाल उसके माथे पर तान चीखता हुआ बोला, बोल किसने भेजा तुझे? वहीं वो आदमी हाथ टूटने की वजह से दर्द के मारे कराह उठा। वो आगे कुछ भी कबूल कर पाता पर उससे पहले ही मृणाली की चीख आरव के कानों में पड़ी, जिसे सुन उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि पीछे से एक आदमी मृणाली की गर्दन पर चाकू गड़ाए खड़ा है। आरव जड़ रह गया एक पल को। इधर वो आदमी चाकू की धार मृणाली की गर्दन पर अधिक मजबूत करते हुए चिल्लाया, आज तो तेरी इस माशूका की जान जाकर ही रहेगी, वो भी तेरे सामने, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आरव रहे जा, कुछ भी नहीं। यहाँ आरव को तो मानो कुछ सुनाई ही ना दिया। उसकी नजरें बस मृणाली के डरे सहमे आंसुओं से भरे चेहरे से होते हुए गर्दन पर थी, जिस पर चाकू लगने की वजह से घाव सा पड़ने लगा था। आरव के क्रोध का अंदाजा भी लगाना इस वक्त नामुमकिन था। उसने अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से उस आदमी को देखा और बस दो टूक जवाब दिया, छोड़ उसे। उसके इन दो शब्दों में भी क्रोध का अंबार झलक रहा था, पर उस आदमी को कोई फर्क ना पड़ा। वो अपनी पकड़ मृणाली पर और अधिक मजबूत करते हुए बोला, छोड़ दूंगा, पर तेरी बीवी की गर्दन उड़ाने के बाद। कहते ही वो जैसे ही मृणाली की गर्दन रौंदने को हुआ उससे पहले ही बंदूक की एक गोली तेजी से उसके उस हाथ को आर पार कर गई जिस हाथ में उसने खंजर पकड़ रखा था। ये सब बेहद फुर्ती में हुआ जिससे उस आदमी को संभलने तक का मौका ना मिल पाया, पर वो खुद के बचाव के लिए दूसरा मौका ढूंढ पाता उससे पहले ही दो और गोली एक के बाद एक उसके दोनों पैरों को पार कर गईं। ये गोली आरव ने ही चलाई थी।
और निशाना तो हमेशा ही उसका अचूक रहता था, इसलिए उसे जानने वाला जरूर 2 बार सोचता था उससे उलझने से पहले। इधर साहू भी आया और उसने बाकी के आदमियों को ऑन द स्पॉट गोलियों से भून डाला। तो वहीं आरव भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा जिसने मृणाली पर वार करना चाहा था। उसने आव देखा ना ताव और लातों से ही उसके मुंह को बेरहमी से कुचलने लगा। साले, तू मारेगा मेरी बीवी को? आरव रहेजा की माशूका है वो, उसे छूने से भी पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। कहते ही आरव ने अपनी बंदूक को उसके सिर से लगाया और अगले ही पल 5 की 5 गोलियां धाड़ धाड़ करती हुई उस आदमी के भेजे के अंदर चली गईं। पर आरव को इससे भी सुकून ना मिला। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई और एक भारी पत्थर देख उसे उठाकर सीधा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। एक लम्हे में इतना खून खच्चर देख मृणाली का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया, पर लोगों की चीखती चिल्लाती आवाजें अब भी उसके कानों में पड़ रही थीं। तभी साहू भागता हुआ वहां आया और आरव को इस रूप में को देख कुछ पल को वो भी ठिठक गया, पर फिर तुरंत उसे जैसे तैसे रोक चिल्लाया, बस कर आरव, मर चुका है वो। साला मेरी बीवी को मारने आया था। कान खोल के सुन ले, अगर उसे जरा सी खरोच भी आती तो साला सबको जलाकर राख कर देता। आरव की चीख सुन साहू का भी उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया, पर उसने जैसे तैसे मौके की नजाकत देख आरव को समझाया, तू मृणाली को लेकर निकल यहाँ से आरव, मैं सब संभाल लूंगा और सुबह तक तुझे पता करके बताता हूँ कि इन सब में किसका हाथ था। लेकिन अभी के लिए मेरी बात मान ले, एक बार मृणाली को देख, कितनी डर चुकी है वो। मृणाली का नाम सुन मानो वो होश में आया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर मृणाली के चेहरे पर नजर डाली तो पाया कितनी सहमी हुई खड़ी है वो। उसे इस कदर डरा घबराया उसने कभी ना देखा था। सुबह तक मेरे पास सारी खबर होनी चाहिए कि इन सब में किसका हाथ था। आरव के जबड़े अब भी कसे हुए थे। वो अब धीरे से मृणाली की ओर बढ़ने लगा और उसके पास जाकर उसने कुछ पल मृणाली के चेहरे को निहारा और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाने लगा। वहीं मृणाली तो मानो सदमे में जा चुकी थी। उसके दिमाग से वो खौफनाक मंजर निकल ही नहीं रहा था। इधर आरव ने उसे कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बारिश अब भी अपनी रफ्तार पर थी। आरव ने गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी तय की ही थी कि आगे ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसे मिले, जिनसे पता चला कि भीषण बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। शुक्र है जो रास्ते में एक छोटा सा होटल उन्हें मिल गया, जिसमें जरा सा कमरा था और एक छोटा सा बेड जिस पर बमुश्किल एक आदमी भी ना लेट पाए। मृणाली पूरे रास्ते खामोश रही और आरव ने भी उस पर कुछ बोलने का दबाव नहीं डाला। उसने कमरे में आकर अब एक पल अच्छे से उसे देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, तुम बाथरूम में जाओ और ये गीले कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। मृणाली अब भी अपनी पलकें झुकाए खामोश खड़ी रही। अब आरव से रहा ना गया। उसने तुरंत मृणाली को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर एक बात गांठ बांध लो, मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कहकर उसने धीरे से उसे अलग किया और उसके चेहरे को हाथ में भर आराम से बोला, डरना बंद करो मनी, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन थे वो लोग? अचानक से मृणाली ने सीधा यही सवाल किया। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और आवाज में अजीब सी नाराजगी झलक रही थी, जो कि शायद आरव के लिए थी। ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, आरव ने कहा ही था कि तभी मृणाली उसे दूर धकेलते हुए चिल्ला उठी, तो फिर जरूरी क्या है? ये खून खराबा, ये गुंडागर्दी, आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता था आरव, और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो मानो कुछ ना हुआ। और तो और मुझसे भी ये उम्मीद रखते हो कि मैं डरना बंद करूं। कैसे बंद कर दूं डरना? क्या भरोसा है कि अगली घड़ी में कोई यहाँ पर भी हमारी मौत बनकर आ जाए? आरव खामोश रह गया। वो बस मृणाली के गुस्से में धधकते चेहरे को देख रहा था, जिन पर लगातार आंसू की बूंदें गिर रही थीं। मनी, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना आरव, बस बहुत हुआ। मैं ना अब तुम्हारी कुछ सुनना चाहती हूँ और ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मृणाली भड़क उठी आरव पर और दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। इस पर आरव कब तक काबू रखता खुद को? वो पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। ऊपर से कुछ देर पहले हुआ वाकया वो अब तक भुला भी नहीं पाया था कि मृणाली के इस बर्ताव ने उसे और गुस्सा दिला दिया। वो तेज कदमों के साथ उसके करीब गया और अगले ही पल उसने मृणाली को पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से चिपका दिया और अपना एक हाथ उसकी कमर में तो दूसरा हाथ गाल पर कसकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे मुंह फेरने की गलती से भी मत करना। मृणाली की आंखों भर आईं, पर तुम तो हर रोज मेरे साथ ऐसा करते हो आरव, मुझे भी तो तकलीफ होती है ना तुम्हारे इस बर्ताव से। उसके शब्दों को सुन आरव जरा थमसा गया। वो उसे छोड़ वापस पलटने को हुआ कि तभी मृणाली ने पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया और टूटकर रो पड़ी। मैं डर गई थी आरव, कहीं वो हमें कुछ कर देते तो। जिस दिन तुम्हें पा लिया उस दिन मुस्कुराते हुए मर जाऊंगी, पर तुम्हारी नफरत के साथ मरना मुझे मंजूर नहीं आरव। आखिर क्यों हुआ आज ये सब? मृणाली के आंसुओं से तकलीफ तो बेशक आरव को भी हो रही थी,
वो तुरंत पलटा और उसने मृणाली को अपनी बाहों में भर लिया। उस एक पल में मृणाली पूरी तरह से उसकी बाहों में चूर हो गई। आरव ने उसे रोने दिया और जब कुछ देर बाद उसका सिसकना बंद हुआ तो आरव ने धीरे से उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथ में लिया और झुककर उसकी भींगी पलकों को चूम बोला, अब आंसू नहीं आने चाहिए इन आंखों में। तुम्हारे आंसुओं तक की वजह सिर्फ मैं रहूंगा मनी, इसलिए किसी और को ये हक देना मुझे गवारा नहीं। इन हालातों में भी आरव का जुनून देख मृणाली स्तब्ध रह गई। वो अब भी सिसक रही थी, पर फिर उसने आंसू पोंछे तो आरव की नज़र एक दफ़ा फिर उसके भीगे बदन पर पड़ी। मृणाली की साड़ी उसके बदन से चिपक चुकी थी, जिस कारण उसका हर अंग खूबसूरती से उभर रहा था। आरव के दिल में एक अजीब सी हलचल उठ गई। उसने धीरे से मृणाली को छोड़ा और मुड़कर कहीं जाने को हुआ तो मृणाली छूटते ही बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? बस नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देखने। उसकी बात सुन मृणाली ने अपनी गर्दन झुकाकर हिला दी। प्लीज जल्दी आना, हम कहकर आरव जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसके कदम रुक और बेहद गुस्से में अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। तभी अचानक से वो दोबारा पलटा और तेजी के साथ मृणाली के पास जाकर धीरे से बोला, बस बहुत हुआ। उसकी इस बात का अर्थ मृणाली समझती कि उससे पहले ही आरव ने उसे पीछे की ओर उसे धकेलते हुए उसके होंठों को कसकर अपने धधकते होंठों में दबा लिया। मृणाली की आंखें फटी रह गईं उसकी इस हरकत पर, लेकिन आरव पागलों की तरह उसे चूमे जा रहा था। उसकी इस किस में अलग सा जुनून था, मानो आज हर हद पार होने वाली हो। मृणाली की हैरानी का ठिकाना ना रहा इस पल। आरव का अचानक से उसे यूं बेताबी के साथ चूमना उसके लिए बेहद हैरानी वाली बात थी, पर जब उसे होश आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तब तक आरव उसमें पूरी तरह खो चुका था। मृणाली की आंखें अब भी खुली थी, पर धीरे धीरे वो भी इस एहसास में डूबने लगी और उसने हौले से अपनी पलकें मींच लीं। आरव ने अपना एक हाथ मृणाली की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी कोरी कमर को सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ मृणाली की गर्दन पर हरकत कर रहा था। किस करते करते आखिरकार जब उसने मृणाली के होंठों को छोड़ा तो अपना निशाना अब सीधे उसकी गर्दन पर लगा लिया और मदहोशी के साथ उसकी गर्दन चूमने लगा। दोनों के बदन अब भी गीले थी। आरव मृणाली की गर्दन पर मौजूद बची खुची पानी की बूंदों को चूसने लगा कि तभी मृणाली चीख उठी। आरव ने उसकी गर्दन पर काट लिया था, जिस कारण मृणाली के हाथ उसके कंधों पर कस गए थे। कुछ समय बाद आरव ने मृणाली की गर्दन को छोड़ा और दूसरे ही पल उसने झटके से मृणाली को दीवार की ओर पलट दिया। मृणाली का शरीर गर्म होने लगा था। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज थीं। शरीर और हाथ दीवार से लगे थे। इधर आरव ने आहिस्ता से उसके पीठ पर बिखरे बाल किनारे सरकाए और झुककर अपने होंठ उसकी खुली पीठ पर टिका दिए। मृणाली ने पल भर में आंखें मींच ली। आरव लगातार उसकी पीठ पर अपने होंठों के निशान बनाए जा रहा था। अपना एक हाथ आगे ले जाकर उसने मृणाली के पेट को जकड़ा और दूसरे हाथ से कंधे पर मौजूद साड़ी के पल्लू को झटके से निकाल फेंका। आंचल मृणाली के बदन से नीचे जा सरका और यहाँ आरव ने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक बार फिर कुछ समझने का मौका दिए बिना ही उसके नाजुक होंठों को अपने सख्त होंठों में भर लिया। उसके दोनों हाथ पीछे से मृणाली के ब्लाउज की डोरियों में उलझे थे। उसने खींचकर ब्लाउज की डोरियां खोल दी और फिर धीरे से मृणाली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज मैं तुम में पूरी तरह समा जाना चाहता हूं मनी, पर अगर इसमें तुम्हारी मर्जी होगी सिर्फ तभी। उसकी बात पर मृणाली अंदर तक से हर उठी, पर उसने अब कुछ ना सोचा और आरव की कॉलर पकड़ उसे खुद के बेहद करीब कर उसके होंठों को चूम अपनी रजामंदी दे दी। इस पर आरव ने पीछे से मृणाली के बालों को कसके अपनी मुट्ठी में भर लिया। सस आहा, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगी मनी। इस रात के हर एहसास को, हर दर्द को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। कहते ही एक पल के अंदर आरव ने उसके बदन पर लिपटी साड़ी उससे अलग कर दी। उसने अपने दोनों हाथ मृणाली की कमर के नीचे रख लिए और फिर बेताबी के साथ उसके होंठों को, फिर गर्दन को चूमते हुए नीचे बढ़ने लगा। आरव घुटनों के बल बैठ गया और मृणाली का पेट चूमते हुए उसने अपने दांतों से ही पेटीकोट की डोरी खोल दी। एक पल में वो पेटीकोट नीचे सरक गया और अब मृणाली भर उठी शर्म से। उसने तुरंत अपनी आंखें मींच ली और यहाँ आरव धीरे से अपना हाथ नीचे से उसके पैरों को सहलाते हुए ऊपर लाने लगा। उसकी उंगलियों ने जैसे ही मृणाली के पैरों को छुआ तो मानो उसके पूरे तन बदन में आग लग गई। आरव अपने हाथों की उंगलियां थिरकाते हुए ऊपर उसकी जांघों तक ले आया और अपनी जीभ से उसकी नाभि टटोलने लगा। मृणाली के लिए तो ये एक पल भारी होता जा रहा था। वो आरव में समा जाना चाहती थी, पर यह जरिया उसे शर्म से भरे दे रहा था। आरव अब खड़ा हुआ और कुछ पलों तक बिना कोई हरकत किए बस मृणाली को देखता रहा। यहाँ मृणाली की तो शर्म के मारे आंखें ही नहीं खुल रही थीं। आरव उसके करीब झुका और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, ओपन योर आइज मनी, देखो मुझे। आरव की आवाज बेहद धीमी थी, पर आज जो सेंशुअल फीलिंग उसकी आवाज में थी इससे मृणाली का दिल धड़क उठा। मृणाली की सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, जिस कारण उसका ऊपर नीचे होता हुआ सीना आरव की नजरों में बस गया और अब बिना समय गवाए आरव ने अपने होंठ मुस्कान की ब्रा से झांक रहे उस तिल पर टिका दिए जो उसके सीने के बीचों बीच था, जिसका दीवाना था आरव। आरव अब जुनून से भरने लगा था, जिस कारण वाइल्ड होता जा रहा था।
उसने कसके मृणाली के तिल को काट लिया, जिस कारण वो बुरी तरह तड़प उठी, पर आरव अब रुकने वाला तो हरगिज नहीं था। उसने मृणाली के दोनों हाथों की कलाइयों को अपने हाथ में भर दीवार से लगा दिया और उसके सीने के ऊपरी भाग को चूमते हुए धीरे से ब्रा की स्ट्रेप को दांत की सहायता से कंधे से नीचे गिरा दिया। मृणाली ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी बेकाबू होती सांसों को रोकने की कोशिश करने लगी, जिस पर आरव ने गहराई के साथ उसके होंठों को चूम निचले होंठ सक करते हुए कहा, ब्रेथ मनी, सांस लो। ये सुनते ही मुस्कान ने एक तेज सांस खींची, मानो वो कब से सांसें रोके खड़ी हो। तभी आरव ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और पलक झपकते ही वो ब्रा निकालकर जमीन पर फेंक दी। ये सब हुआ ही था कि तभी आरव ने तुरंत अपने होंठ मुस्कान के नग्न सीने पर टिका दिए और बेतहाशा उसे चूमने लगा। मृणाली के बदन में तो मानो आग लग गई। जिस्म दोनों के भींगे थे, पर इस प्यार की गर्मी ने इस ठंडक को भी पिघला दिया। एक दफा फिर मृणाली के होंठों को चूमते हुए आरव ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर जमीन पर लगे बिस्तर लिटा दिया और उसके ऊपर सवार होते हुए शिद्दत के साथ उसके पूरे बदन पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा। इस दौरान उसने ढंग से सांस तक ना ली और ना जाने किस समय में रुककर मृणाली के ऊपर से उठकर अपने पैर घुटनों के बल रख उसकी कमर के इर्द गिर्द डाल बैठ गया और मृणाली को बेहद इंटेंस नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट निकालने लगा। शर्ट उतारकर उसने यूं ही जमीन पर फेंक दी और फिर खड़े होकर उसने पेंट निकाल दिया। इस दौरान मृणाली की आंखें बंद थीं। अपने कपड़े निकालकर वो एक दफा फिर मृणाली के ऊपर आ लेटा और अपने अंगूठे से उसके लाल पड़ चुके होंठों को सहलाते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं मणि, चाहो तो मुझे रोक लो, क्योंकि इसके बाद कभी चाहकर भी नहीं रोक पाओगी। इस पर मृणाली के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और आखिरकार अब जब उसने आंखें खोली तो उनमें आंसू थे, पर ये आंसू किसी दर्द या पछतावे के नहीं बल्कि मोहब्बत से सराबोर थे। उसने अपने दोनों हाथ आरव की गर्दन में फंसा दिए और मोहब्बत के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ आरव, हर रूप में, सिर्फ जिस्म से ही नहीं बल्कि मन से भी, और मैं जानती हूँ बहुत जल्द मेरी दोनों चाहत पूरी होंगी। इस पर आरव ने कोई जवाब ना दिया तो मृणाली ने खुद आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठों का स्पर्श छोड़ने लगी। उसके होंठों ने जैसे ही आरव की गर्दन को छुआ तो मानो वो तड़प उठा उसे पाने के लिए। उसने तुरंत अपने होंठ उससे जोड़े और हाथों को पेट से नीचे ले जाते हुए मृणाली के उस नाजुक हिस्से को सहलाया तो वो पूरी तरह चूर हो गई और तभी एक तेज चीख उस बंद कमरे में गूंज उठी। ये चीख उनके मिलन की गवाह थी। उसकी दर्द भरी सिसकियां चीख चीख कर कहने लगी कि उनके जिस्म का हर फांसला मिट चुका है। आरव बेकाबू हो चला था। वो अपनी रफ्तार के साथ उसे खुद से जोड़ता चला गया और यहाँ दूसरे ही पल में मुस्कान की एक जिसकी निकल उठती है जो कि आरव के कानों के लिए किसी मधुर संगीत का काम कर रही थीं। बाहर बारिश तेज थी जिसकी आवाजें कमरे तक आ रही थीं। मौसम ठंडा होने के बावजूद मृणाली और आरव कुछ ही पलों में पसीने से हन चुके थे, पर अभी तो शायद ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह मृणाली ने धीरे से अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलीं। कुछ पल तक उसे किसी बात का होश नहीं था, पर अचानक से वो बिस्तर से उठ बैठी तो एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे बदन में दौड़ उठी। उसने एक सफेद चादर लपेट रखी थी जिसके नीचे उसके जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं था, और उस एक पल में बीती रात का सारा मंजर गूंज उठा उसके दिमाग में। पिछली रात वो बिल्कुल पिघल चुकी थी आरव की बाहों में। उसके सोचने समझने क्षमता भी मानो खत्म हो चुकी थी। उस वक्त उसे बस आरव दिखाई दे रहा था और वो उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब जाना चाहती थी कि फिर कुछ और याद ना रहे। पर अब वो घबराहट से भर उठी। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें खिंचने लगीं। उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था कि पिछली रात उसने खुद को पूरी तरह से आरव को सौंप दिया था, पर एक डर से बैठ चुका था उसके जहन में कि कहीं अब जाकर आरव ने उसके साथ गैरों सा बर्ताव किया तो वो कैसे संभालेगी खुद को। पर नहीं, उसने खुद को दिलासा दिलाया कि आरव भी उसे पाना चाहता था। वो भले ही उससे नफरत करता हो, पर प्यार कभी उसके दिल से ना मिट पाया था। इन बातों को सोच उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत चादर लपेटे हुए उठकर इधर उधर बिखरे अपने कपड़े समेटने लगी। इस पल उसका पूरा बदन टूटा जा रहा था। सज उफ माँ, भला ऐसा कौन करता है। आरव तो बिल्कुल पागल ही हो गए थे पिछली रात। बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई दी। हुन दुष्ट कहीं का। इस वक्त वो गुस्से में भी बेहद प्यारी लग रही थी। आज अलग सा निखार था उसके चेहरे पर। कमरे में इस वक्त आरव मौजूद नहीं था, इसलिए मृणाली ने फटाफट अपनी कल रात की साड़ी पहनी और उसका इंतजार करने लगी। उसका दिल अब बेहद जोरों से धड़क रहा था। पहले की बात अलग थी, पर अब वाकई वो ये सोच कर मरी जा रही थी कि उसका सामना वो कैसे करेगी। इन्हीं सब ख्यालों में वो उलझी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके द्वारा फोन पर बात करता हुआ आरव भीतर आया, जिसने शायद ही मृणाली को ढंग से देखा और कुछ वक्त के लिए फोन होल्ड रख मृणाली को एक नज़र देख कहा, जल्दी नीचे चलो, हम लेट हो रहे हैं। कहकर आरव तुरंत पलट कर जाने लगा और यहाँ मृणाली की हैरानी का कुछ ठिकाना तक ना रहा। वो क्या क्या सोचे बैठी थी, पर यहाँ आरव ने तो उसे ढंग से देखा तक नहीं। हालांकि उसने कोई बेरुखी नहीं दिखाई, पर बावजूद इसके मृणाली को उसका व्यवहार किसी बेरुखी से कम ना लगा। कुछ देर बाद वो उतरकर नीचे आए।
मौसम अब साफ था पर बेशक सर्दी थी। उसने वो साड़ी अपनी बाहों के इर्द गिर्द लपेट ली और आरव के पीछे चलने लगी। पर पिछली रात जो कुछ हुआ उस वजह उसे अपने पैरों और पेट के निचले भाग में बेहद दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो चल भी धीरे धीरे रही थी और उसकी इस रफ्तार को देख आरव पलटकर चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम थोड़ी तेज नहीं चल सकती? हमारी फ्लाइट है आज की, और अगर तुम्हारी यही रफ्तार रही तो हम कल तक भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इस बार आरव के बात करने के अंदाज ने मृणाली को वाकई गुस्से और दर्द से भर दिया। उसका रोना छूट गया क्योंकि ऐसे में उसे जरा प्यार की उम्मीद थी, पर नहीं। आरव तो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो गुस्से में आकर कार में बैठ गई। इधर आरव भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और बिना एक मिनट गवाए उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मृणाली पूरे रास्ते खामोश रही और यहाँ आरव ने भी बोलने की कोई जद्दोजहद नहीं की। कुछ ही पलों में वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां साहू पहले से ही मौजूद था। आरव ने साहू के पास जाकर कहा, सब संभल गया? हाँ लगभग, पर बाकी जो कुछ बचा है वो भी जल्द कवर कर दिया जाएगा, साहू ने कहा और फिर एक नज़र पीछे चुपचाप खड़ी मृणाली पर डाली जिसका चेहरा ही बता रहा था कि वो उदास है। मृणाली को क्या हुआ? क्या वो कल रात हुए हमले को अब तक भुला नहीं पाए? साहू के सवाल पर आरव ने कुछ नहीं कहा। वो उसकी बात नज़रअंदाज कर बोला, चेक इन करते हैं, वैसे भी देर हो रही है, कहकर वो आगे बढ़ गया। यहाँ साहू ने एक नज़र जाते हुए आरव पर डाली और फिर मृणाली को देख उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। देखो मृणाली, मैं जानता हूँ कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी थकान है, जल्द उतर जाएगी। क्या हम आज वापस जा रहे हैं? मृणाली ने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए सवाल किया। हम जरूरी है, चलो। साहू मृणाली को लेकर आगे बढ़ गया। ये कश्मीर का सफ़र यहीं खत्म होने वाला था, पर शायद इसकी यादें मृणाली के जहन से कभी नहीं निकलने वाली थी, क्योंकि यहाँ उसने आरव को अपना सब कुछ सौंप दिया था। सब कुछ। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, पहले मुंबई और वहाँ पे हुए सभी हादसे और कुछ एक खूबसूरत पल, और फिर कश्मीर में बीती वो हसीन रात के बाद आखिरकार आरव और मृणाली वापस उस जगह आ चुके थे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, पटना। मृणाली को यहाँ आकर आखिरकार अच्छा लगा, पर डर था कि कहीं आरव उससे दूर ना हो जाए। खैर, कुछ ही समय में उनकी गाड़ियों का काफिला हवेली के सामने आकर रुका। मृणाली का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा, क्योंकि इस हवेली में उसे बुरी यादों के अलावा और कुछ नहीं मिला था। दोपहर का समय था, इसलिए उसे अपने कमरे में जाते वक्त कोई रास्ते में ना मिला। आरव नीचे ही अपने आदमियों के साथ रुक कुछ बातों में लग गया था। मृणाली अंदर कमरे में आई और सीधा जाकर बाथरूम में घुस गई। उसका मन अजीब सा हो रहा था, और फिर आरव का ये बर्ताव उसे जरा भी रास ना आया। जो रास्ते भर उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था वो आखिरकार आंखों से फूट पड़े। उसने एक एक कर अपने सारे कपड़े निकाल दिए और शावर के नीचे खड़ी होकर खुद के मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि अभी ये लड़ाई लंबी होने वाली है। उसे आरव को पाने के साथ साथ खुद के हक के लिए भी लड़ना होगा, और ये सब तुरंत या गुस्से में मुमकिन नहीं है, बल्कि जरा वक्त लगेगा इन बिखरी हुई चीज़ों को एक बार फिर समेटने में। उसने अब अपने बदन को गौर से देखा तो पाया कि जगह जगह लाल निशान पड़े हैं, जो कि बेशक आरव की निशानी है। मृणाली तो खुद भूल चुकी थी कि कल रात आरव कब रुका। उसने अपने पेट और सीने पर बने उन दांतों के निशानों को हाथ लगाया तो सिसकुटी सज। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? किस करने से ज्यादा तो काटा है जनाब ने। इस हिसाब से तो मुझे भी तुमसे बहुत शिकायतें होने चाहिए। कहते ही आरव ने अपने हाथ आगे उसके पेट पर ले जाकर उसे खुद के सीने से जोड़ लिया, और यहाँ मृणाली का दिल धक्का रह गया अचानक से आरव को बाथरूम में पाकर। आरव के हाथ मृणाली के पेट रेंग रहे थे, जिन्हें महसूस कर वो तुरंत उससे दूर होने के लिए पीछे हटने को हुई, पर आरव ने ऐसा होने ना दिया और अपने हाथ कसकर उसके पेट पर फंसाते हुए उसके कान के करीब आकर बोला, तो क्या कह रही थी तुम? अब कहो मेरे सामने। मृणाली झटपटा उठी। मैं कुछ नहीं कह रही थी। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्यों? ये बाथरूम मेरा है, और तुम भी मेरी। तो मेरा जब मन होगा मैं तब यहाँ से जाऊंगा। कहते हुए आरव ने अपनी ठुड्डी मृणाली के कंधों पर टिका ली। मृणाली की सांसें तेज हो चली थीं। उसने कसकर अपनी आंख भींचकर कहा, आरव प्लीज, हम बाहर बात करते हैं। मुझे यूं शर्म आती है। मृणाली की बात पूरी करते ही आरव ने झटके से उसे अपनी तरफ पलट लिया, जिस कारण अब मृणाली और आरव का चेहरा आमने सामने आ गया। मृणाली हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। शावर से पानी अब भी अपनी रफ्तार के साथ बह रहा था, और यहाँ आरव ने अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, इतनी शर्म किस लिए मनी? मैं कई बार तुम्हें देख चुका हूँ, हर रूप में, और हर बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम पहली बार मुझे इस रूप में देख रहे हो। तुम्हारी आंखों में अजीब सी तपिश होती है आरव, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मृणाली पूरी तरह उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, बर्दाश्त नहीं होता तो सीख जाओगी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कहते ही आरव ने झुककर मृणाली के लबों पर निशाना साधा और अगले ही पल तेजी से उसके होंठों को चूम लिया।
आरव के होंठों का स्पर्श जैसे ही मुस्कान को महसूस हुआ, उसी पल एक बार फिर उसे आरव का सुबह का किया रवैया याद आ गया, जिसे याद कर उसने बिना सोचे समझे आरव को खुद से दूर धकेल दिया और तुरंत हैंगर पर लटकी टॉवल से खुद के नग्न बदन को ढकते हुए चिल्लाए, अब इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पे। सुबह तक तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे। उसकी हरकत पर पहले तो आरव हैरानी से उसे देखता रहा, पर जब उसने मृणाली की बात सुनी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सुबह वाकई उसने मृणाली से ठीक से बात नहीं की थी। पर वो कैसे बताता कि उस वक्त उसका दिमाग तक संतुलन में नहीं था कुछ सोचने के लिए, इस कारण वो मृणाली पर ठीक से ध्यान ना दे पाया। मणि मेरी बात, आरव ने कुछ कहना चाहा। दूर रहना मुझसे, मैंने कल तुम्हें अपने करीब आने दिया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तुम सिर्फ पति होने के हक से मेरे पास नहीं आ रहे, बल्कि अब भी तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत है मेरे लिए, इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो। पर सुबह होते ही एक बार फिर गैर बन गए। मृणाली के आंसू छूट गए। हो गया तुम्हारा फिर से रोना शुरू। आरव को अब गुस्सा आने लगा। तो और क्या करूं, खुश रहने की वजह तुम देते ही कहाँ मुझे। मृणाली का इतना कहना ही था कि आरव तेज में उसके पास आया और झटके से उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे दीवार से लगा दिया और बिना एक पल गवाए शिद्दत से उसके होंठ चूमने लगा। यहाँ मृणाली उस टॉवल को अपने बदन पर रोकती या आरव को। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाना चाहा, पर आरव ने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जकड़ लिया और बिना रुके उसके निचले होंठों को चूमता रहा। कुछ पल बाद मृणाली भी शांत हो गई, पर उसका रोना बढ़ गया था। आरव ने जैसे ही उसके होंठों को रिहा किया, उसी पल मृणाली ने एक बार फिर जोर का धक्का उसे मारा और रोते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी है सुबह मुझे कितना दर्द हो रहा था, किस हाल से गुजर रही थी मैं उस वक्त। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपना गुस्सा दिखाना आता है। आरव अब प्यार से उसके करीब आया और उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोला, मैं उस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा अब बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। मृणाली की नाक रोते रोते लाल पड़ चुकी थी और इस वक्त गुस्सा दिखाते हुए वो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, जाओ तुम अपने गुंडे दोस्तों के साथ, बहुत काम होता है ना तुम्हें, तो अपना कीमती वक्त मुझ पर जाया मत करो। आरव को इस वक्त उस पर हद से ज्यादा प्यार आया। वो उससे दूर हो गया, जिसे देख मृणाली की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो सच में जाने लगा? पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव ना आने दिए और यूं ही चेहरा घुमाए खड़ी रही। यहाँ आरव ने जाने की जगह बाथटब में गुनगुना पानी भरा और अब फिर से मृणाली के पास आकर अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। आरव, ये क्या, अब तुम्हारा मुंह बंद हो जाना चाहिए, जितना बोलना था बोल चुकी। कहते ही आरव ने मृणाली को धीरे से बाथटब में बिठा दिया और वो टॉवल उसके बदन से अलग कर दी। इस पर मृणाली ने तुरंत अपने हाथों से सीना ढक लिया और पैरों को समेट कर बैठ गई। आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसे देखते हुए एक एक कर अपने कपड़े भी निकालने लगा। यहाँ मृणाली को तो अब पानी में भी पसीने आने लगे। उसने अपनी नजरें नीचे ही झुकाए रखी कि तभी आरव बाथटब के अंदर आ गया और मृणाली के पीछे बैठ गया। उसने मृणाली को अपनी गोद में बिठा लिया। मृणाली की छोटी सी पीठ आरव के सीने से लगी थी और आरव अपने होंठ उसके लाल पड़ चुके कान के करीब ले जाकर बोला, दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही बनूंगा ना, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। अब मृणाली भला क्या ही कहती कि उसे किस जगह दर्द हो रहा है ना। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, सच में, बोलते हुए आरव अपने हाथ उसके पेट पर ले जाने लगा। हाँ सच्ची में, एक बार फिर सोच लो। आरव के हाथ लगातार मृणाली के पेट से नीचे फिसल रहे थे। हाँ सोच लिया। आहा, अचानक से मृणाली चीख उठी। उसकी चीख सुन आरव ने कहा, मेरे जरा से दबाव पर चीख निकल गई। और कहती हो कि ठीक हो। दरअसल आरव ने उसके निचले हिस्से पर हल्के से दबाव बना दिया था, जिस कारण मृणाली का दर्द एक बार फिर उभर उठा और वो चीख उठी। आरव ने अब बिल्कुल हौले से उस नाजुक जगह को सहलाया तो मृणाली के पूरे बदन में सिहरन सी मच गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और आखिरकार अनायास ही उसने अपना सिर आरव के सीने पर टिका दिया। आरव उसके पूरे शरीर में हल्की हल्की मसाज देने लगा, जिस कारण मृणाली सुकून से भर उठी। कभी कभी आरव के हाथ जब उसके संवेदनशील हिस्सों को छूते तो पूरे शरीर में गुदगुदी सी मच जाती, पर यह सब बहुत सुकून भरा था उसके लिए। वो यूं ही अपनी आंखें बंद किए आरव के सीने पर अपना सिर टिकाए बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ पटना के ही किसी मॉल में अनिका इस वक्त बाथरूम में जा रही थी। उसने सफेद रंग की शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनी थी, साथ ही साथ बालों का बिखरा सा जुड़ा और कानों में मेटल की झुमकियां। कुल मिलाकर कहर लगती थी वो। उसके कंधे पर सिर्फ एक पर्स लटका था, जिसे अंदर वॉशरूम में आकर उसने वॉश बेसिन के पास रख दिया और अपने हाथ धुलने लगी। इस वक्त पूरा वॉशरूम खाली जान पड़ रहा था, पर तभी पीछे से एक टॉयलेट गेट खुलने की आवाज आई। पहले तो अनिका ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया, पर अचानक से उसकी नजर शीशे के द्वारा पीछे खड़े शख्स पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल उठीं। पीछे साहू अपने पेंट की जिप बंद करते हुए बाहर निकल रहा था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जिसकी बाजू हमेशा की तरह कोहनी तक मुड़ी हुई थी, साथ ही एक हाथ में चांदी का कड़ा। अनिका साहू को देख हैरान रह गई, और वो भी लेडीज वॉशरूम में।
तुम, चिल्लाते हुए अनिका अब उसकी तरफ मुड़ी तो अब जाकर साहू ने भी उसकी आवाज़ सुन गर्दन उठाकर देखा। साहू के भाव एकदम सामान्य थे, मानो उसे जरा भी फर्क ना पड़ा हो अनिका के यहाँ होने से। वो अब बेशर्मी से उसके पास आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, एक बार फिर मिलकर अच्छा लगा। अनिका, उसके मुंह से अपना नाम सुन अनिका गुस्से से भर उठी, कितने घटिया आदमी हो तुम, है ना? आखिर हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में आने की? साहू ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, अरे हाँ, वो क्या है ना कि जेंट्स वाला फुल था और मुझे बहुत तेज की लगी थी तो सोचा ये वाला खाली है तो क्यों ना इसी को यूज कर लूं। उसकी बात पर मानो अनिका का पारा हाई हो गया। तुम्हें पता नहीं है कि लेडीज वॉशरूम यूज करना गलत है? एथिक्स नाम की चीज नहीं है तुम में। एथिक्स होती तो मैं यहाँ का गुंडा थोड़ी होता, है ना? कहते हुए साहू आगे बढ़ा और हाथ धुलकर वहां से निकलने को हुआ कि तभी अनिका के गुस्से से बोले हुए कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। ब्लडी रास्कल। साहू रुक गया और एक बार फिर पलटकर अनिका के पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अनिका लगातार बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। साहू भी उसकी बेखौफ आंखों को निहारता रहा और कुछ पल बाद बोला, इतना बेबाक होना भी ठीक नहीं लड़की। अनिका, क्यों डर गए? साहू मुस्कुराया, डर क्या होता है, इस बात का अंदाजा मैंने तुम्हें लगने ही कहाँ दिया। अनिका, साफ क्यों नहीं कहते? मुझे डरा पाना तुम्हारी औकात के बाहर है। अनिका का इतना कहना भर था कि साहू ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और अचानक से उसे पीछे की ओर धकेलते हुए वॉश बेसिन की स्लिप से उसे टिका दिया। उसकी इस हरकत पर एक बार को अनिका घबरा उठी, जिसे देख साहू उसके एकदम नजदीक आकर बोला, मुझसे उलझना बंद कर दो लड़की, अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त साहू का चेहरा अनिका के इतने करीब था कि उसकी सांसें तक अनिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अनिका, लड़कियों को डराने धमकाने के अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? साहू हल्का सा मुस्कुराया और अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर धीरे से बोला, और भी बहुत कुछ आता है, कहो तो करके दिखाऊं। उसे अपने इतने करीब महसूस कर अनिका के शरीर में कर्चा दौड़ गया। उसकी सांसें तेज ही गईं। वो तुरंत साहू के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देती है और बिना एक पल गवाए वहां से भाग जाती है। उसे भागते देख साहू के होंठों पर शैतानी मुस्कान पसर गई और तभी उसकी नज़र स्लिप पर रखे अनिका के पर्स पर गई, जिसे जल्दबाजी में वो यहीं भूल गई थी। साहू ने उस पर्स को हाथ में उठाया और अब एक अलग से जुनूनी अंदाज में बोला, अनिका, 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 कुछ कर रही हो तुम मेरे दिल में, कुछ ऐसा जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। मृणाली की आंखें बिस्तर पर खुलती हैं जहां वो ना जाने कब से सो रही थी। नींद खुलते ही उसे याद आया कि आरव के सीने पर सर रख वो बाथटब में ही सो गई थी। सोती भी क्यों ना, कितना सुकून मिला था उसे इतने दिनों बाद। और आरव का ये रूप तो उसके लिए किसी सपने जैसा था। कितना बदलने लगा था वो। इस वक्त उसके बदन पर बाथरोब था जो बेशक आरव ने ही उसे पहनाया था। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शाम हो चली थी, इसलिए इस समय सभी लोग किसी ना किसी काम में व्यस्त थे। मृणाली नीचे सबसे पहले किचन में गई जहां उसे मीरा दिखी। मीरा भी मृणाली को देख मुस्कुरा उठी। मृणाली उनके पास गई और उनके छूकर बोली, कैसी हैं आप? मीरा, मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, कैसी हो? एकदम अच्छी, मृणाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो मीरा ने उसके गालों को प्यार से छूकर कहा, हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बता रही है। ऐसा लगता है कि काफी कुछ बदल चुका है इन दिनों में। मीरा की बात सुन मृणाली ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। हाँ, सच कहा आपने, वाकई बहुत कुछ बदल चुका है इन दिनों में। मीरा ने मृणाली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था तुम दोनों को जब अकेले वक्त मिलेगा तो अपने आप चीजें सुलझती जाएगी, इसीलिए मैंने जिद करके तुम्हें आरव के साथ भेजा था, क्योंकि यहाँ तो शायद अब तक तुम दोनों दुनियादारी और नफरत में ही उलझे होते। जी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीजें बिल्कुल सही हो गई हैं। हाँ, आरव का बर्ताव मेरे लिए बहुत नर्म हो गया है और उन्होंने तो मेरे सामने ये एक्सेप्ट तक किया है कि वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। पर अभी तक मुझे उनकी नफरत की वजह समझ नहीं आई। ये कहते हुए मृणाली के भाव एक बार फिर परेशानी भरे हो गए। उसने आगे कहा, मुझे अब डर लगता है पूछने में भी कि कहीं वो फिर से गुस्सा हो गए तो। मीरा उसे समझाते हुए बोली, थोड़ा वक्त दो उसे, जो चीजें इतने वक्त से बिखरी हुई हैं उन्हें तुरंत समेट पाना मुश्किल होगा। आरव के दिल में एक बार फिर प्यार का बीज बोकर तुमने अपना एक रास्ता पार कर लिया है, बहुत जल्द दूसरा रास्ता भी पार कर लोगी। बस अब जो भी करना बहुत संयम और विश्वास के साथ करना, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुम दोनों को एक बार फिर एक करने का काम करेंगी। मृणाली मुस्कुरा उठी और मीरा का हाथ थाम बोली, एक माँ से जुदा होकर मुझे दूसरी माँ मिल गई है। हर कदम पर आपने मेरा साथ दिया और मैं ठहरी एक नंबर की बुद्धू। आपसे ही बदतमीजी से बात की, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। पर हाँ, एक बात की शिकायत मुझे तुमसे काफी वक्त से है। मीरा की बात पर मृणाली हैरानी से उन्हें देखने लगी। मृणाली, शिकायत? कैसी शिकायत? मीरा, माँ मानती जरूर हो पर कभी कहती नहीं, ऐसा क्यों? इस पर मृणाली को एहसास हुआ कि मीरा उनसे जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है।
दरअसल उसे हिचकिचाहट महसूस होती थी। हाँ, वो दरअसल मैं। कोई बात नहीं मृणाली, घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही मैं किसी भी चीज को लेकर। तुम्हारा जब दिल करे तब मुझे माँ कहकर पुकारना। हम कहकर मीरा मुड़कर जाने को हुई, उसी वक्त उनके कानों में मृणाली की आवाज पड़ी। माँ। मृणाली के मुंह से ये एक शब्द सुन मीरा का दिल भारी हो उठा। वो मुड़ी, उसी पल मृणाली ने उन्हें कसके गले लगा लिया और प्यार से बोली, आप सिर्फ मेरी माँ की तरह ही नहीं बल्कि सच में मेरी माँ हैं। पर हाँ, मुझे भी आपका प्यार उतना ही चाहिए जितना आरव को मिलता है। उसकी प्यारी सी फरमाइश सुन मीरा के होंठ खिल उठे। बिल्कुल, मेरे लिए तो तुम हमेशा से ही आरव के समान रही हो। मृणाली उनसे अलग हुई और फिर कुछ सोच के बोली, आपकी एक मदद चाहिए। मीरा, कहो ना। मृणाली, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? बस एक कॉल करनी है, उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगी। मीरा, अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात, ये लो। मीरा ने बिना किसी सवाल जवाब के अपना फ़ोन मृणाली को दे दिया। उन्हें अब पूरा भरोसा था मृणाली पर। मृणाली ने फ़ोन लिया और खुश हो उठी, बस अभी देती हूँ आपको। उसकी खुशी देख मीरा के होंठ भी खिल उठे। उन्होंने मृणाली के गाल पर हाथ रख कहा, अब अपने चेहरे से ये मुस्कान कभी जाने मत देना। आपके बेटे ने चाहा तो इससे भी ज्यादा खुशी देखेंगी आप मेरे चेहरे पर। मृणाली की बात पर मीरा हंस पड़ी। खैर, कुछ देर बाद मृणाली फ़ोन लेकर कमरे में आई और आते ही उसने अपने बैग में से एक चिट निकाली जिस पर लिखे नंबर को उसने तुरंत डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी और कुछ ही मिनट में फ़ोन के दूसरे तरफ से साहू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो। कौन? भाई, मैं हूँ मृणाली। साहू, मृणाली, तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? मृणाली, मेरा नहीं है, माँ का है। साहू हैरान रह गया। माँ का? तुम्हारी माँ का? क्या तुम अपने घर पर हो? मृणाली, अरे शांत हो जाओ भाई, मैं आरव की माँ बात कर रही हूँ, उन्हीं का फ़ोन है ये। साहू को अब जाकर राहत मिली, वरना वो क्या क्या सोच उठा था कि मृणाली कहीं घर से तो नहीं भाग गई, फलाना ठिकाना हो। बताओ, कोई ज़रूरी बात? मृणाली, हाँ, आरव को लेकर। साहू की भौहें सिमट गईं। आरव? उस साले कमीने ने फिर कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? साहू के मुंह से आरव के लिए कमीने सुन मृणाली भड़क उठी। आप गाली क्यों दे रहे उन्हें बिना पूरी बात जाने? मैंने कहा क्या आपसे कि उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया? नहीं ना। तो फिर? पहले तो साहू हैरान रह गया उसके गुस्से को देख, पर फिर कुछ सोच उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अब समझ आया, यहाँ एक लड़की पतिव्रता बन चुकी है। कुछ भी कह लो, पर आरव को गाली मत देना अब आप। मृणाली के प्यारे से गुस्से पर साहू ने कहा, ओके ओके, अब ये बताओगी कि फ़ोन किस लिए किया? मृणाली तुरंत उत्सुकता के साथ बोली, एक खुशखबरी के लिए। साहू एक बार फिर हैरत से भर गया। खुशखबरी? कब? कैसे? वो तो तुमसे दूर भागता था ना, फिर ये सब कब हुआ? और मृणाली तो यहाँ शर्म से ही भर उठी कि साहू ने उसकी बात का क्या मतलब निकाल लिया है। मृणाली तो यहाँ शर्म से ही भर उठी कि साहू ने उसकी बात का क्या मतलब निकाल लिया है। बस करो भाई, जिस खुशखबरी की बात आप समझ रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मृणाली ने साहू के ख्यालों पर रोक लगाई तो साहू को अब जाके शांति मिली, वरना वो कई तरह के ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पका चुका था कि कहीं आरव ने जबरदस्ती तो अनिका के साथ कुछ नहीं किया, पर शुक्र है जो ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सोच उसे तसल्ली हुई। ओह, तो साफ साफ कहो ना, कोई अच्छी खबर सुनानी है। ये क्या होता है कि एक खुशखबरी है? मैं तो यही सोच लूंगा ना कि तुम। कहते हुए साहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब मुस्कान बखूबी समझ चुकी थी। मृणाली ने कहा, वह तो आप ही इतने उतावले हो गए थे, भला इसमें मेरी क्या गलती? मृणाली की इस बात पर साहू ने इन बातों को पलटते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि किस खुशखबरी की बात कर रही थी तुम? मुस्कान एक बार फिर उत्सुकता से भर उठी और उसने आगे कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, पर हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अश्वत्थ बहुत बदलने लगे हैं। उनका रवैया मेरे लिए ऐसा हो गया है मनु, कभी उन्होंने मुझसे नफरत की ही ना हो। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त और काफ़ी वक्त से आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं, इसीलिए आज माँ का फ़ोन लेकर आपको कॉल किया। ये सुन साहू के दिल को भी आखिरकार तसल्ली हुई कि आरव मुस्कान के साथ पहले की तरह बुरा बर्ताव नहीं करता है अब। उसने बहुत ही सहजता भरी आवाज में आगे कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें बस उसे थोड़ा वक्त देना होगा, उसके मन में झांकना होगा और तुम्हारे सामने अपने आप सारे राज खुलते चले जाएंगे। मृणाली पर आरव की नफरत का राज तो अभी मेरे लिए ही राज ही है साहू, मुझे यकीन है इसका पता भी तुम्हें बहुत जल्द लगेगा। मुस्कान, क्या आप मुझे नहीं बता सकते? इस पर साहू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मृणाली, मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ पर इस नफरत की वजह तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये बातें आरव और तुम्हारे बीच की हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने दिल में पल रही हर एक नफरत के राज को आरव खुद तुम्हारे सामने खोलें, वही बेहतर होगा। मुस्कान ने अब ज़्यादा जिद ना की और उसकी बात को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं सब समझ सकती हूँ। मेरे लिए तो अभी इतना ही काफ़ी है कि आखिर आरव मुझे फिर से अपनाने लगे हैं, चाहने लगे हैं, वरना मैंने तो इन सब की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी साहू, और बहुत जल्द ही वो तुम्हें पूरी तरह अपना लेगा।
मैं जानता हूँ वो खुद तुमसे ज्यादा वक्त तक दूर नहीं रह सकता। मृणाली मुस्कुरा उठी। हाँ, ये चीज़ तो मैं भी देख चुकी हूँ। ये कहते हुए मृणाली आरव की उस हर एक हरकत को याद करने लगी जब आरव उसे तकलीफ जरूर देता था पर दर्द उसकी आंखों में भी दिखता था, और खासकर कश्मीर वाली वो रात जब उसने खुद स्वीकार किया था कि वो अब भी उसे उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि ये चाहत नफरत के तले दब चुकी थी जिसे बाहर निकालना सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के हाथ में था, और काफी हद तक वह इसमें कामयाब भी हो रही थी। खैर, कुछ देर बाद वो साहू से बात करके फ्री हुई और मुंबई में बीते उन हर अच्छे पलों के बारे में मीरा को फुर्सत से सब बताने लगी। इन सब में उसने वह सभी हादसे छिपा लिए थे जो मुंबई में उसके ऊपर हुए। उसने सिर्फ अच्छे पलों को ही बताया, और कुछ ऐसे पल भी थे जिन्हें वो चाहकर भी किसी से नहीं कह सकती थी। वह पल सिर्फ आरव और मुस्कान के बीच के पल थे, उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे अनमोल पल। वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने घर आए और घर आते ही सीधे अपने कमरे की ओर रुखसत हो गई। कमरे में आकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी और साहू पर भी। वो गुस्से में अपना शरीर झुंझुलाते हुए चिल्लाया, ये सारे के सारे गुंडों और जाहिलों से मेरा ही सामना क्यों होता है? और इस साहू जैसा घटिया आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मन तो करता है इसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगाऊं, पर मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाती। वो इस वक्त गुस्से में उबल रही थी। अगर अगली बार वो रास्कल गलती से भी मेरे सामने आया तो मैं इसे बताऊंगी कि अनिका सहाय किस बंदी का नाम है। जिंदगी भर ये नाम अपने दिमाग से नहीं मिटा पाएगा। इस वक्त अनिका के चेहरे पर एक अलग सी नफरत दिखाई दे रही थी, और वह वाकई स्वभाव में बेहद गुस्सैल थी। जहां मुस्कान का स्वभाव कभी गर्म तो कभी नर्म था, तो वही अनिका इसके बिल्कुल उल्टा। उसका दिमाग ज्यादातर गर्म ही रहता था। मुस्कान को गुस्सा कुछ ऐसे हालातों में आता था जो हद से ज्यादा गंभीर होते थे या उसकी बर्दाश्त के बाहर होते थे, पर अनिका के दिमाग पर हर वक्त गुस्सा ही सवार रहता था। और उसे अभी भी गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर आ रहा था कि आखिर वो साहू का सामना क्यों नहीं कर पाए, क्यों वहां से भाग आए, जबकि उसके स्वभाव में तो भागना लिखा ही नहीं था। यही सब सोचते हुए उसका दिमाग खराब होने लगा और अपना सर पकड़कर वो बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसने खुद को शांत किया तो जैसे ही अपना फोन ढूंढने के लिए जीन्स की जेब में हाथ डाला तो देखा फोन वहां है ही नहीं। उसने अपनी दूसरी जेब को खंगाला, फोन वहां भी नहीं था। और इन सब में अब जाकर उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना पर्स उस वॉशरूम में ही छोड़ आई थी और उसी पर्स में उसका फोन भी था। ये सब याद आते ही उसका दिमाग सन रह गया। वहीं दूसरी तरफ अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग पर एक हाथ रखे और दूसरे हाथ में अनिका का पर्स थामे साहू उस पर्स को देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम ये पर्स खुद मुझसे लेने कभी नहीं आओगी। वो क्या है ना, बहुत घमंडी हो ना तुम, तो इसलिए अब ये शुभ काम मुझे ही करना पड़ेगा। इंतजार करना लड़की, आ रहा हूँ। अनिका इस समय फ्रेश होकर बाथरूम से निकल रही थी। उसने इस वक्त एक क्यूट सा नाइट सूट पहन रखा था जिसमें पिंक कलर की टॉप थी जिस पर प्यारे प्यारे से टेडी बेयर बने थे और साथ ही साथ घुटनों से ऊपर शॉर्ट पजामी। इस वक्त वो काफी क्यूट लग रही थी। बालों का एक प्यारा सा जूड़ा बना हुआ था और चेहरे पर हमेशा की तरह गुस्सा ही छाया हुआ था। इस समय उसका दिमाग बस यही सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर वह अपना पर्स कैसे साहू से लेगी। उसका दोबारा सामना तो वह हरगिज नहीं करना चाहती थी, पर अपना सामान लेना भी बहुत जरूरी था। अगर उसमें फोन ना होता तो शायद वो एक बार को छोड़ देती, पर फोन कैसे छोड़ सकती है। यही सब सोचते सोचते वह कमरे के चक्कर लगाने लगी। तभी ड्रेनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हुई और मिरर में खुद को देखते हुए बोली, क्या करूं, कैसे लूं अपना बैग उस गुंडे मवाली से? उसका सामना करने की तो मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि वो मुझे मेरा सामान वापस देगा, क्योंकि उसे तो बस लोगों को परेशान करना, तंग करना आता है। यही सब सोचते हुए एक बार फिर परेशान हो उठी, पर मेरा नाम भी अनिका सहाय है, मैं नहीं डरती किसी से। उसे तो मैं छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगी। आखिर समझता क्या है खुद को, गुंडा। अचानक से ये शब्द किसी ने कहा और इस आवाज को सुन अनिका अंदर तक सन रह गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमा कर देखा तो खिड़की के पास लगे पर्दों से साहू निकलकर बाहर आ रहा था। एक बार को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस कमरे में साहू है, पर जैसे जैसे वो उसके नजदीक आने लगा वैसे वैसे उसका भी यकीन बढ़ने लगा। बेशक वो उसे यहाँ देखकर हैरतअंगेज हो उठी थी, होती भी क्यों ना, भला ऐसे कैसे कोई भी उसके कमरे में आ सकता है। पर ये तो साहू था जिसे शायद उसने कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया। यहाँ जैसे जैसे साहू अपने कदम उसके करीब बढ़ा रहा था वैसे वैसे अनिका की आंखें हैरानी के मारे फटी जा रही थी। साहू उससे एक हाथ की दूरी पर आकर खड़ा हो गया और उससे मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में तो मेरा ही ख्याल ही चलता रहता है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना खास हूँ तुम्हारे लिए। साहू की इस बात पर अनिका तो मानो गुस्से के मारे पागल हो ठीक और तुरंत उसके करीब आकर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और आखिर तुम आए कैसे यहाँ? घटिया तो तुम थे ही, लेकिन अब चोरों की तरह दूसरों के घर में भी घुसने लगे हो।
अनिका की इस बात पर राहु मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं चोर बनने को भी राजी हूँ। वैसे भी तुम इतने नामों से तो मुझे पुकारती ही हो, तो एक चोर और सही, क्या फर्क पड़ता है ना। यू ब्लडी रास्कल, मैं अभी पापा को बुलाती हूँ। कहते हुए जैसे ही अनिका मुड़कर कमरे से नीचे जाने को हुई, पर उससे पहले ही रास्ते में पीछे से साहू ने उसकी कलाई थाम उसे अपनी ओर खींच लिया। ये सब इतनी हड़बड़ी में हुआ कि अनिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो तुरंत साहू को खुद से दूर धकेलने लगी, पर इन सब में उन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया और साहू अनिका के साथ बिस्तर पर जा गिरा। इस वक्त अनिका का शरीर साहू के भारी भरकम शरीर के नीचे दब चुका था। वह एक बार फिर चिल्लाने को उठी, पर उससे पहले ही साहू ने अपना हाथ उसके होठों पर रख उसे शांत कर दिया। अगर जरा भी आवाज तुम्हारे मुंह से निकली तो तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। साहू की धमकी सुन अनिका की आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई। उसने तुरंत उसका हाथ झटक कर चिल्लाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम जानते नहीं हो मैं क्या हूँ, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश गलती से भी मत करना। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर साहू मुस्कुराया और अनिका के चेहरे को बेहद नजाकत के साथ देखते हुए कहा, अगर अंजाम इतना खूबसूरत होगा तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अनिका कुछ हद तक साहू की बातों का मतलब समझ रही थी, इसलिए अब वो बेचैन हो उठी और उसे खुद से दूर धकेलने के लिए उसने अपना हाथ साहू के सीने पर रख दिया और खुद के ऊपर से हटाने लगी। पर यह सब मानो बेकार गया। साहू हिला तक नहीं। वो अभी भी उतनी ही गहराई से अनिका के चेहरे को देखे जा रहा था, जिससे अनिका अब असहज महसूस करने लगी। अनिका छोड़ो मुझे। साहू कभी नहीं। अनिका क्या? साहू वही जो तुमने सुना। अनिका तुम अपना दिमाग कहीं बेचकर आए हो क्या? मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से। साहू ओके, पर हटने के लिए मुझे क्या मिलेगा? अनिका के गुस्से की हद अब खत्म होती जा रही थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, पर एक बार जरा मेरे ऊपर से तो हटो, फिर देखना। अनिका की इस बात पर साहू मुस्कुराया और अब उसने उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए छोड़ दिया। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, हाँ तो बताओ वो खूबसूरत चीज क्या थी? इस पर अनिका भी मुस्कुराते पर बिस्तर से खड़ी होकर बोली, देखना चाहते हो वो क्या है? साहू बिल्कुल। अनिका क्लोज योर आइज। साहू वहाँ किस करने वाली हो क्या? साहू की बात सुन अनिका का पारा हाई हो गया। मैंने कहा ना आंखें बंद करो। ओके ओके कहते हुए साहू ने अपनी आंख मींच ली। इधर अनिका की आंखों में क्रोध उतर आया। उसने अब तेजी से अपना हाथ उठाया और जैसे ही साहू को तमाचा मारने को हुई, उसी पल हवा में ही आंखें बंद किए ही साहू ने उसकी कलाई थाम ली। उसके होठों पर अब भी मुस्कान थी, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो अनिका की इस हरकत का। तो वहीं अनिका हैरान रह गई कि आखिर बंद आंखों में साहू ने कैसे भांप लिया कि वो उसे थप्पड़ मारने वाली है। यहाँ साहू ने अब अपनी आंखें खोली और अनिका की कलाई को और अधिक मजबूत पकड़ते हुए कहा, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत तोहफा देने जा रही थी तुम। पर नहीं, ये तोहफा मुझे पसंद नहीं आया और अब मैं तुमसे वो लूंगा जो मुझे पसंद है। कहते ही साहू ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे एक बार फिर अपने करीब खींच लिया और इस बार अनिका उसके सीने से जा लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगातार साहू को देखे जा रही थी और यहाँ साहू ने अपना दूसरा हाथ पीछे से जैसे ही उसकी कमर में डाला, उस एक पल में अनिका का पूरा जिस्म सिहर उठा। साहू और अनिका का चेहरा इस वक्त बेहद करीब था। दोनों की सांसें भी एक दूसरे के चेहरों को छूकर गुजर रही थीं। पर यहाँ अनिका के धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो गई, तो वहीं साहू लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। पता नहीं ये क्या हो रहा था दोनों के दरमियान, पर दोनों ही खामोशी से एक दूसरों की नजरों को देखने लगे। जहां एक की नजरों में नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव थे, तो वहीं दूसरे की नजरों में एक अजीब सा जुनून और कुछ अलग से जज्बात झलक रहे थे। बता पाना मुश्किल होगा कि यहाँ किसकी नजरों का भार ज्यादा है। अनिका उससे दूर होने के लिए झटपटाने लगी, पर साहू की पकड़ उस पर और अधिक मजबूत होती जा रही थी। उसने अपने हाथ से अनिका की कलाई को बेहद तेजी से पकड़ते हुए उसके चेहरे के जरा और नजदीक जाकर कहा, हिलना डुलना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ अनिका का गुस्से से हाल बुरा हुआ जा रहा था। मैंने कहा छोड़ो मुझे, बहुत बुरा पछताओगे। साहू तैयार हूँ पछताने के लिए, जो करना है कर लो। अनिका जो मैं करूंगी ना उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। साहू अच्छा, तो क्या अब फिर से वही घिसा पिटा थप्पड़ मारने वाली हो? अनिका थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले तो तुम्हारी जान ले लूं। साहू उफ, ये नफरत, क्या करूं मैं? इसी नफरत के पीछे तो मैं पागल हुआ जा रहा हूं। अनिका कहीं ऐसा ना हो कि सच में मैं तुम्हें पागल कर दूं। साहू मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन ये हसीन सितम करोगी। अनिका ने अब अपना पैर उठाया और जोर से साहू के पंजों पर दे मारा। साहू को दर्द का आभास जरूर हुआ, पर उसने तब भी अनिका को छोड़ा नहीं। उल्टा अब दूसरा हाथ भी उसकी कलाई पर जकड़ दिया और उसके दोनों हाथों को पीठ पर लगा दिया। अब तो मानो दोनों का शरीर भी एक दूसरे को छूने लगा था। साहू बहुत हाथ पैर चलते हैं तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं कि एक गुंडे मवाली के सामने इतने हाथ पैर चलाना ठीक नहीं होता। अनिका मुझे तुमसे डर नहीं लगता, समझ आई बात? साहू और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझसे डरो।
समझ आई बात। साहू के हर जवाब पर अनिका निशब्द होती जा रही थी, जिस कारण उसे ऐसा लग रहा था मानो वो हार रही हो और हारना उसे हरगिज मंजूर नहीं था। किसी भी मामले में उसके दोनों हाथ तो साहू की पकड़ में कैद थे पर मुंह तो आज़ाद था ना, इसलिए अब उसने अगले ही पल अपने दांतों का सहारा लिया और तेजी से आगे बढ़कर साहू के सीने पर अपने दांत गड़ा दिए। क्योंकि साहू ने अपने दोनों हाथों से अनिका की कलाइयों को थाम रखा था, इस कारण वह भी कुछ ना कर पाया। पर उसने अनिका से दूर होने की कोशिश भी नहीं की, वह बस सीधा खड़ा रहा। उसके जबड़े कस गए और उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली। अनिका बिना रुके अपने दांतों से उसके सीने को काटे जा रही थी। जब बहुत देर तक उसने साहू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं की तो उसने अब झटके से अपने दांत उसके सीने से हटाए और एक बार फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। उसका चेहरा अब गुस्से में लाल हो चुका था और अब तो उसे आंसू तक आने लगे थे। वो अब तक खिसिया चुकी थी और एक बार फिर चिल्लाई, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ रखा है? साहू गहरी आवाज में बोला, कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुमने पागल कर दिया है मुझे। इस बार साहू की आवाज बहुत हल्की थी, जिसे सुन अनिका अंदर तक सिहर उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि साहू के इस बर्ताव का क्या मतलब है, या ये भी कह सकते हैं कि वो ये सब समझना ही नहीं चाहती थी कि साहू के हर एक शब्दों का क्या मतलब है। साहू जरा और उसके नजदीक हुआ और उतनी ही धीमी पर भारी आवाज में बोला, पसंद आ गई हो तुम मुझे, बेहद, बेइंतहा। साहू का इतना कहना भरता कि अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अपने कमरे में थी और बेसब्री से आरव का इंतजार कर रही थी। जब से उनके रिश्तों में सुधार आया था तब से मुस्कान का दिल भी काफी खुश रहने लगा था। वो अब हर पल मुस्कुराती रहती थी, कई बार तो बिना वजह है पर ही। उसकी खुशी भी जायज थी, आखिरकार उसने आरव जैसे इंसान पर जीत हासिल की थी, जिसने वादा किया था खुद से कि वह मुस्कान की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। पर वह उसे जरा सी तकलीफ में भी ना देख पाया। ये मृणाली की जीत ही तो थी, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं थी जिन पर से उसे पर्दा उठाना था। ये जो हर तरफ से उसकी जिंदगी में रिश्ते उलझ चुके थे, चाहे वह माँ बाप के हों या बहन के या फिर पति के ही क्यों ना, इन सब को एक बार फिर उसे अच्छे से समेट कर उन्हें संजो कर रखना था। इस वक्त उसने एक मैक्सी पहनी थी जो कि साटिन की थी और बेशक उस पर काफी जच भी रही थी। ये हल्के गुलाबी रंग की थी जिसके ऊपर एक फुल लेंथ जैकेट थी। पता नहीं कब पधारेंगे जनाब, जब से यहाँ आए हैं तब से मुझे तो मानो भूल ही गए। वो नाराजगी जताते हुए खुद से ही बोली। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मृणाली समझ गई कि ये आरव ही होगा। उसका सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया और वो उछलते हुए गेट खोलने के लिए बढ़ी। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मृणाली ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो मानो उसकी सारी मुस्कान गायब हो गई। सामने आकाश खड़ा, जिसे देख मृणाली के चेहरे के भाव बदल गए। भला वो उस रात की गई आकाश की हरकत को कैसे भूल सकती थी? आकाश ही वो सबसे अहम कारण था कि इतने लोगों के बीच रहकर भी उसे यहाँ डर सा लगता था। मुस्कान ने आकाश को देख कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे को सख्त करते हुए तुरंत दरवाजा लगाने लगी। पर इससे पहले वह दरवाजा लगा पाती थी तभी आकाश ने बीच में ही अपना हाथ अड़ा दिया। आकाश की इस हरकत पर मृणाली का चेहरा गुस्से से भर उठा। वह तुरंत बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें हर चीज बदतमीजी क्यों लगती है? आकाश एक बात पर मुस्कान का खून खौल उठा। वो समझ रही थी कि आकाश उसके साथ क्या बर्ताव करना चाह रहा है। लगता है पिछली बातें आपके दिमाग से निकल गई हैं। कोई बात नहीं, अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ। आरव ने किस तरह आपको सबके सामने बेइज्जत किया था। अगर उसी बेइज्जती का सामना फिर से करना चाहते हो तो बता दीजिए मुझे, इस काम में मैं भी बहुत माहिर हूँ। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। इस पर मुस्कान भी तीखी मुस्कान के साथ बोली, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। शायद आप मेरे पिछले कारनामे भूल चुके हैं, है ना? आकाश की भौहें सिमट गई। उसने अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहा, आरव आया है या नहीं? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं, और अब आप जा सकते हैं। मृणाली ने भी उतने ही तेवर के साथ जवाब दिया और आकाश के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बेशक आकाश को इन सब में अपनी बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए वह क्रोध से भर उठा। दरवाजा उसके सामने बंद था और अब वह पलटकर गुस्से में खुद के दांत पीसते हुए बोला, साली बहुत उछल रही है। अगर ये इस घर की बहू ना होती तो इसे इसकी औकात दिखाने में मुझे जरा भी वक्त ना लगता, पर आकाश रहेजा से उलझी है तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए आकाश के होठों पर अजीब सी मुस्कान पसर गई जो कि उसकी हैवानियत भरी सोच की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। यहाँ कमरे में मृणाली का मन बेचैनी से भर उठा। उसने आकाश का सामना भले ही कर लिया हो पर अपने मन की अशांति को तो सिर्फ वही बखूबी समझ सकती थी। उसे इस वक्त किसी चीज की नहीं, बस आरव की जरूरत थी, सिर्फ आरव की। रात के ना जाने किस पहर में आरव का घर आना हुआ। घर आकर वो सीधा अपने कमरे की ओर रुखसत हुआ और कमरे में आते ही उसकी नज़र सोफे पर बेतरतीब से लेटी मुस्कान कर गई। उसकी नज़रें मुस्कान पर मानो जम सी गई।
उसे देख उसके मन में सिर्फ यही एक ख्याल आया कि जब से वो यहाँ आया है तब से उन दोनों के बीच ढंग से बात तक नहीं हो पा रही थी। लाजमी था, क्योंकि यहाँ वह हद से ज्यादा व्यस्त रहता था। बहुत काम थे उसे, यहीं से उसे पटना के साथ साथ मुंबई का भी काम संभालना पड़ रहा था, इसलिए सांस लेने भर की फुर्सत नहीं थी और चाहकर भी मृणाली के लिए वक्त नहीं दे पा रहा था वो। खैर, कुछ एक पल उसे देखते रहने के बाद उसने अपने कदम मुस्कान की ओर बढ़ाए और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा दिया। यहाँ मुस्कान तो मानो कुत्ते की नींद सो रही थी। आरव ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया उसी पल उसकी आंख खुल गई और उसकी नज़र तुरंत आरव के चेहरे पर जा अटकी, जिसे देखते हुए वह तुरंत बोल उठी, कितना इंतजार करवाते हो। मृणाली की आवाज़ सुन आरव ने अपनी गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो मृणाली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूर रही थी। आरव ने तब तक उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इस वक्त वो पूरी तरह से मृणाली के ऊपर ही झुका था और उसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किए वह बोला, किसने कहा था तुम्हें इतनी रात तक मेरा इंतजार करने के लिए? अच्छा, तुम कहोगे नहीं तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दूं? बीवी हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ। मृणाली के मुंह से ये सब बात सुन आरव के होंठों पर मुस्कान तैर गई। आरव, लगता है पूरे तौर पर धर्मपत्नी बन चुकी हो तुम मेरी। मृणाली, हाँ, वो तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी। जबरदस्ती ही सही, पर पत्नी तो मैं उसी वक्त बन चुकी थी तुम्हारी। आरव, क्या बात है, लगता है कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है मुझसे। मृणाली, वो तो पहले भी थी, अब भी है और अब हमेशा रहेगी। मृणाली के जवाब पर आरव खामोश रह गया और अब उससे दूर होकर जैसे ही वहां से पलटकर जाने लगा तो मृणाली ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। इन सब में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा उसके ऊपर जा गिरा। यहाँ मुस्कान को इन सब से मानो कोई फर्क ही ना पड़ा। उसने अब अपनी जिद में आरव की कॉलर को पकड़ा और उसे सीधा पलटकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गई। ये सब देख आरव कुछ पल को हैरान रह गया। तभी मृणाली अपना चेहरा उसकी करीब ले जाकर बोली, कल से अगर वक्त पर नहीं आए ना तो कभी नहीं घुसने दूंगी इस कमरे में। उसकी इस प्यारी सी धमकी सुन आरव के होठों के किनारे मुड़ गए और वो उसी लहजे में बोला, तो अब मुझ पर हुकूमत चलाओगी तुम? आरव के सवाल पर मुस्कान तुरंत बोल उठी, बिल्कुल, तुम पर तो अब मेरी ही हुकूमत चलने वाली है, समझे? आरव, नहीं, कोई और तरीका हो तो उससे समझा दो, मेरे पास बहुत तरीके हैं। कहते ही मृणाली ने उसके होठों को चूम लिया। आरव अभी भी स्थिर लेटा था। सच कहें तो मन ही मन उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था, मानो काफी वक्त से उसका मन उलझा हुआ हो, पर अब भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक कसक थी। अभी भी मन का एक कोना उससे चीख चीख कर कहता था कि नहीं, वो पुरानी बातें इतनी आसानी से नहीं भुला सकता, वो उससे प्यार नहीं कर सकता। ये गलत होगा क्योंकि ऐसा करके वो खुद से ही किया वादा ठुकरा रहा है। जहन में जैसे ही इस प्रकार की उलझनें होने लगती उसी पल मानो वो पूरा अशांत हो उठता था। यहाँ मृणाली प्यार से उसके होठों को चूम रही थी तो वहीं आरव किन्हीं और ख्यालों में उलझा था कि तभी उसने झटके से मुस्कान को खुद से अलग किया और उससे दूर होकर बोला, मेरे इतने नज़दीक आने की जरूरत नहीं है। इस बार आरव के भाव बहुत अलग थे, जिन्हें देख मृणाली भी समझ गई कि उसने किस लहजे में ये शब्द कहे। वो तुरंत बोली, क्या मतलब तुम्हारे नज़दीक आने की जरूरत नहीं है? हम पहले ही नज़दीक आ चुके हैं ना, तो अब इसमें ज़रूरत की बात कहाँ से आए? तुम्हारे सवालों का जवाब देना फिलहाल मैं जरूरी नहीं समझता। रात हो गई है, सो जाओ, कहकर आरव वहां से फौरन जाने लगा। मृणाली भी उठकर उसके पीछे गई और उसे रोक सीधे उसके आगे खड़े होकर बोली, नहीं, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खुद से मुंह फेर कर नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ साहू और अनिका एक दूसरे की बाहों में खड़े थे और यहाँ अनिका के हाव भाव पूरी तरह से बेरंग हो चुके थे। उसके दिमाग में बस साहू के कहे वो शब्द गूंज रहे थे, पसंद आ गई हो तुम मुझे। बेहद, बेइंतहा अनिका का दिमाग फटा जा रहा था ये सब सोच सोचकर। उसने जोर से साहू को दूर धकेला, जिससे साहू के कदम अपने आप पीछे की ओर डगमगा गए। इधर अनिका उस पर चीखते हुए बोली, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पर साहू मुस्कुरा कर बोला, वैसे भी तुमने मुझे जीने लायक छोड़ा नहीं है। वो क्या है ना, जब से तुम इस दिल को पसंद आई हो तब से ना तो चैन है ना सुकून। अनिका, मैं किसी का सुकून या चैन बनने की कठपुतली नहीं हूँ, समझे? निकल जाओ यहाँ से, क्यों मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो? साहू, अच्छा तो क्यों ना ले ही लिया जाए इम्तिहान, मैं भी तो देखूं तुम्हारे गुस्से की हद। यहाँ अनिका का तो अब खून ही खौल उठा। जब से उसने साहू के मुंह से उसका इजहार सुना था तब से वो मानो आपे से बाहर हो चुकी थी। अब उसने अपने पूरे कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और तभी उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखा एक छोटा सा शीशा दिखा, जिसे देख वो तुरंत ड्रेसिंग टेबल की ओर भागी और वह शीशा उठाकर उसने एक झटके में जमीन पर फेंक दिया, जिससे पल भर में ही शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनमें से एक टुकड़ा उठाकर वो साहू की ओर भागी, जैसे मानो उस पर खून सवार था। उसने आव देखा ना ताव और वह शीशा उठाकर साहू के बदन पर घोंपना चाहा, पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि हवा में ही साहू ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसकी कलाई को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया।
मुस्कान इस वक्त आरव की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी और आरव की नज़रें भी आज मानो आग उगलने को तैयार थीं। मुस्कान ने आरव की बाहों को पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम? आज मुझे साफ साफ बता दो। कभी करीब आते हो, कभी दूर जाते हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर मुझसे दूर जाना है तो एक बार कह दो ना, और अगर मेरे करीब आना है तो मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारा नज़दीक आना और फिर मुंह मोड़कर चले जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती आरव। बिल्कुल नहीं कर सकती। कहते हुए मुस्कान की आवाज़ भर्रा गई। उन दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी पसरी रही। आरव ने कुछ नहीं कहा और फिर धीरे से मुस्कान से अपनी बाहें छुड़ाकर वहां से उसे जाने लगा। मुस्कान ने एक बार फिर उसकी कलाई थाम उसे रोक लिया और कहा, स्टॉप इट आरव, इनफ इज इनफ। हमेशा मुंह फेर कर चले जाते हो तुम। मुझे आज मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए और जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? आखिरकार आरव ने कुछ कहा। मुस्कान, बिल्कुल, क्योंकि अब तक मैं तुमसे बहुत ही नरमी से पेश आ रही थी, पर अब नहीं। इस बार तुम मुझे चाहे जितनी भी धमकी दे दो, जितना भी तड़पा लो, पर मैं अपने सभी सवालों के जवाब जानकर रहूंगी। इस पर आरव अब उसके आपे से बाहर हो गया। उसने तुरंत मुस्कान की बाहें पकड़ उसे खुद के करीब किया और फिर अचानक से उसे पीछे की ओर धकेलते हुए उसकी पीठ को दीवार से लगा दिया। इस वक्त आरव का चेहरा गुस्से से धधक रहा था, तो वहीं मुस्कान भी आंखों में आंखें डाल उसे देखे जा रही थी कि तभी आरव ने अपने दांत पीसकर कहा, तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? मुस्कान चिल्ला उठी। क्यों नहीं बताना चाहते हो तुम्हें मुझे कुछ? जब तक तुम मुझे मेरी गलतियां नहीं बताओगे तब तक भला मैं कैसे उन्हें सुधारूंगी? क्या पता तुम्हें किसी बात की गलतफहमी हो जिस वजह से तुम खुद भी दर्द में जी रहे हो और मुझे भी दर्द दे रहे हो। मुस्कान की इस बात पर आरव की पकड़ उस पर और मजबूत हो गई और वह उसके करीब झुकते हुए बोला, गलतफहमी तुम्हें हुई थी मुस्कान सहाया। इस बार आरव की आवाज में वही पुराना गुस्सा, वही पुराना क्रोध झलक रहा था। और वो ऐसी गलतफहमी थी जिससे तुमने मेरे साथ साथ अपनी भी जिंदगी तबाह कर ली। जानता हूं मुझे बर्बाद करके तुम भी सुकून से कहाँ रह पाई थी, है ना? आरव का ये कहना भर था कि मैं मुस्कान के दिमाग में वह सारी अतीत की यादें कौंधू थी जिन्हें याद कर एक बार फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। पर उसने अपने मन को फिर से हिम्मत दिलाई और आरव से सवाल किया, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर आरव उसकी बात काटते हुए, गलती नहीं थी वो, गुनाह किया था तुमने। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी तुम्हें समझाने की, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और उसके बदले क्या हुआ ये तो तुम खुद देख चुकी हो। मुस्कान भारी आवाज के साथ बोली, मैं जानती हूँ आरव वो 3 साल तुम्हारी जिंदगी के कैसे बीते हैं, लेकिन आरव नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें अगर जरा भी अंदाजा होता कि तुम्हारे उसे एक फैसले से मुझ पर क्या असर पड़ सकता है तो तुम एक बार, कम से कम एक बार मेरी बात सुनती, समझती। पर नहीं, तुम उस वक्त अपने गुरूर में इस कदर चूर हो चुकी थी कि तुम्हें अपने अलावा कोई सही नहीं दिख रहा था। मुस्कान की नजरें प्रायश्चित के मारे झुक गई। भला क्या बहस करती अब वो, जब वह खुद जानती थी कि गलती उसने की है। वो जानती थी कि वह आरव के 3 साल कभी वापस नहीं लौटा पाएगी। मैं मानती हूँ कि जो मैंने किया उसे नहीं सुधारा जा सकता, पर क्या हम वह सब भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते? आरव, क्या इतना आसान है सब भूलना? मुस्कान ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, पर क्या कोशिश भी नहीं की जा सकती? मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कोशिश कर तो रहा हूं ना, और कितनी कोशिश करूं? इस वक्त आरव की आवाज भी भारी हो चुकी थी, जैसे वो भी अंदर ही अंदर टूट रहा हो। आरव, तुम्हें बर्बाद करने के प्रण से तुमसे शादी की थी, पर आज देखो तुम्हारे एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। यह मेरी कोशिश नहीं तो और क्या है? मुस्कान का इस बार रोना छूट गया। उसने अपनी पलकें झुका ली और बिलख कर बोली, मैं अपनी सारी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं आरव, पर एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। तुम जो कहोगे मैं वह करने को तैयार हूं, पर कम से कम मुझसे कुछ कहो। मुझे बताओ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मैं तुम्हारी मोहब्बत को दोबारा पा सकूं? कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना, कोई तो ऐसी सजा होगी जिसके बाद शायद मैं तुम्हें फिर से पा सकूं। आरव ने अब मुस्कान की बाहें छोड़ी और उससे दूर होकर दूसरी तरफ पलटते हुए कहा, मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता हूं। नहीं, इस बार तुम्हें बात करनी पड़ेगी आरव। मैं अपने दिल को समझा कर थक चुकी हूँ। आखिर जब तक तुम मुझे पूरी वजह नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे किसी बात की जड़ तक पहुँच पाऊंगी? मुस्कान ने कहा और एक दफा फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंसुओं से भरी नजरें लगातार आरव की आंखों में देख रही थी। तभी आरव उसके करीब आया और धीरे से उसने मृणाली का आंसुओं से भीगा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। इस वक्त दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आरव की नजरों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें मुस्कान जितना झांकने की कोशिश करती उतनी ही उसमें डूबती चली जा रही थी, जैसे इस गहराई का कोई अंत ही ना हो। तभी आरव ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सच सुनने की ताकत नहीं है तुम में मणि। आरव की इस बात पर मुस्कान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आरव ने उससे यह बात क्यों कही। वह तुरंत सवाल करते हुए बोली, कैसा सच?
आखिर वो कौन सा सच है जिसे जिसे मैं सहन नहीं कर सकती। आरव अब भी खामोशी से उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसने धीरे से मुस्कान का चेहरा अपने हाथों से आज़ाद किया और बोला, सो जाओ, रात हो गई है। क्या रात और क्या दिन, ऐसी परिस्थितियों में मुझे कभी सुकून भरी नींद नहीं आ सकती आरव। मुस्कान ने कहा, मैंने कहा ना सो जाओ। आरव की आवाज़ गंभीर होने लगी थी। नहीं, मैं। इससे आगे मुस्कान कुछ भी कहती कि तभी आरव चीख हो उठा, बस अब एक सवाल भी नहीं। उसकी आंखें तेज में धधक रही थी, जिन्हें देख एक बार को मुस्कान भी सहम उठी। आरव के हाव भाव देख वो इतना तो समझ चुकी थी कि अब उसका कुछ भी पूछना व्यर्थ है, पर आज नहीं तो कल वह हर हाल में जानकर रहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आरव उसे बताने से कतरा रहा है। और इस बार मुस्कान बात जानने की ठान चुकी थी। अनिका के कमरे में यहाँ कुछ अलग ही नज़ारा चल रहा था। अनिका के ऊपर इस वक्त खून सवार था। वह साहू को मारने के लिए झटपटा चुकी थी, तो वहीं साहू ने उसके हाथ से वह कांच का टुकड़ा छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसकी कलाइयों को उसकी पीठ पर मरोड़ते हुए बोला, बस बस अनिका जी, अपने इन नाजुक होंठों को तकलीफ देना बंद करिए। बहुत ताकत लगा ली आपने। सारी ताकत आज ही आजमा लेंगी तो आगे के लिए कमजोर पड़ जाएंगी, और अभी तो आपको पूरी जिंदगी झेलना है मुझे। अनिका, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। हाथ छोड़ो मेरा। साहू हाथ छोड़ दून, और कहीं फिर से इन्हीं कोमल हाथों से आप मुझे मारने का शुभ काम करने लगी तो यानी ये गुंडा डर चुका है अब मुझसे। अनिका तंज कसते हुए बोली। इस वक्त उसकी पीठ साहू के सीने से लगी थी। साहू ने अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर कहा, डर का तो पता नहीं, पर फिलहाल तुम्हें छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अब और परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी तो मुझे बहुत परेशान करना है तुम्हें, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत है छेड़खानियां बचा कर रखी पड़ेगी ना। अनिका, जस्ट शट अप। ये कोई प्रेमी प्रेमिका वाली छेड़खानियां नहीं है, बल्कि तुम सरेआम मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। साहू, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी नज़र में मॉलेस्ट और मेरी नज़र में छेड़खानी। गुंडों की नज़र में हर ओझी हरकत मामूली ही होती है। तुम लोग तो चाहे किसी का रेप तक कर दो, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिका का ये कहना पड़ता कि साहू ने झटके से उसे पलटकर अपने सामने खड़ा किया और उसके दोनों हाथों को पीछे पीठ पर लगाते हुए उसका बदन खुद के शरीर से चिपका लिया। अनिका की नफरत भरी आंखें उसे ही देख रही थी, तो वहीं इस बार साहू की आंखों में भी गुस्सा था। रेप जानती भी हो रेप क्या होता है? अगर इतना ही अंदाजा है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे तुम्हारा रेप करना होता तो मैं कभी भी कर लेता। एक पल नहीं लगता तुम्हें तुम्हारे घर से उठाने में, एक पल नहीं लगता तुम्हारी इज्जत को तार तार करने में, एक पल नहीं लगता तुम्हें अपना बनाने में। साहू ने झटके से उसे छोड़ा और एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चलता हूँ, पर अगली मुलाकात जरूर होगी, और बहुत जल्द होगी। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आज जो तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अनिका नफरत के साथ बोली। इस पर साहू हंसते हुए बोला, ओफ, नफरत करने वाले भी गजब का इश्क करते हैं। मुझसे जब भी मिलते हैं कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। अनिका चिढ़ उठी, पर साहू अब इतना कहकर वहां से जाने लगा। लेकिन अनिका, वो ये देखकर दंग रह गई थी कि साहू उसी कमरे के दरवाजे से ही निकलकर बाहर जा रहा था। पर वो यहाँ से कैसे जा सकता है? नीचे अगर उसके माँ बाप यानी कविता और वीरेंद्र जी ने उसे देख लिया तो क्या उसे जरा भी डर नहीं है पकड़े जाने का? वो इन्हीं सब ख्यालों में उलझी रही कि इधर साहू कमरे से निकलकर बाहर चला आया। अनिका तुरंत दौड़ती हुई कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हुई, जिसके द्वारा उसने बाहर रोड पर खड़ी साहू की गाड़ी को देखा, जिसके दरवाजे को खोलते हुए साहू ने एक बार पलटकर अपनी नज़र अनिका पर डाली, जो खिड़की पर खड़ी हैरानी और नफरत के मिले जुले भाव लिए उसे घूर रही थी। साहू मुस्कुराया और अपने होठों का पाउट बनाकर उसे फ्लाइंग किस देते हुए उसने उसे आंख मारी। अनिका ने भन्नाते हुए तुरंत पर्दा डाल लिया, जिस पर साहू मुस्कुराते हुए बोला, हाय, तुम्हारी कातिल अदा और मदमस्त जवानी तड़पा रही हमको रहम कर दीवानी। साहू के जाते ही अनिका दौड़ते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और नीचे जाकर उसने सबसे पहले वीरेंद्र और कविता जी का कमरा देखा, जहां पर कोई नहीं था। ये देख अनिका घबरा उठी। उसका शक सीधा साहू पर गया कि कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया। ये ख्याल आते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह तुरंत कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। उसने पूरे घर में छानबीन कर डाली, पर वीरेंद्र और कविता उसे कहीं नहीं दिखे। तभी वह घर के बाहर आई, जहां पर गार्ड बैठा बैठा खर्राटे मारकर सो रहा था। ये देख अनिका ने वही रखा पानी का जग उठाकर उस गार्ड के मुंह पर दे मारा, जिससे वह तुरंत भड़भड़ाते हुए उठा बैठा और अनिका को देख सैल्यूट करते हुए बोला, जी मैडम, मैडम के बच्चे, तुम्हें यहाँ सोने की पगार मिलती है। अनिका उस पर चिल्ला उठी। उस गार्ड के तोते उड़ चुके थे। वो जानता था अनिका एक नंबर की सनकी है, पता नहीं कब क्या कर डाले। गार्ड ने अपनी सफाई देते हुए कहा, पता नहीं कैसे कैसे नींद आ गई मैडम, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नींद आ रही थी ना। अब मैं तुम्हारी यहाँ से छुट्टी कर दूंगी, फिर घर जाकर जितना आराम करना हो कर लेना, और कल से यहाँ पर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, समझे। उस गार्ड की तो पेंट गीली होने की कगार पर थी।
वह आगे कुछ ना कह पाया, तभी अनिका उस पर भड़कते हुए बोली, तुम यहाँ पर सो रहे हो और वहाँ मेरे घर में कोई भी गुस्सा चला आ रहा है, इस बात की तुम्हें जरा भी खबर है या नहीं? अनिका के गुस्से को देख गार्ड के पसीने छूट गए। वो मैडम, दरअसल रात हो गई थी, तो रात और दिन तुम्हें दोनों समय के पैसे मिलते हैं कि नहीं? तुम्हें पता भी है मोम और डैड घर में कहीं नहीं मिल रहे। आखिरी शब्द कहते हुए अनिका विचलित हो उठी, तो वहीं गार्ड हैरानी से उसे देखने लगा। अनिका परेशानी के मारे मरे जा रही थी, तभी गार्ड ने कहा, पर मैडम, मालिक और मालकिन तो चुप रहो, कोई बकवास मत करो अब मेरे सामने, तुम समझे। उसके आंसू निकलने की कगार पर थे। भला चिंता होती भी क्यों ना, आखिर इतनी रात गए वीरेंद्र और कविता को वो कहाँ ढूंढेगी, बेशक सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी गार्ड की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि मालिक और मालकिन तो शादी में गए हैं ना, तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं उन्हें? ये सुनते ही अनिका को एकदम याद आया कि वो गार्ड सच कह रहा है। वीरेंद्र और कविता तो यहाँ पर हैं ही नहीं। दरअसल साहू के चक्कर में वो इतनी बौखला गई थी कि उसे कुछ ध्यान ही ना रहा। खैर, अब वो गार्ड को लास्ट वार्निंग देकर बोली, हाँ ठीक है, याद है मुझे कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं, लेकिन अब तुम्हारी गलती से आंख लगी तो तुम्हारी आंखें निकाल फकूंगी, समझे। उसे धमकाकर वो ऊपर आ गई। घर अंदर से लॉक कर अपने कमरे में आकर वो सीधे अपने बिस्तर पर पसर गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और आज सुबह से लेकर शाम तक हुई अपनी सारी घटनाओं को याद करने लगी। उसे याद आया कि जब साहू उसे मॉल में मिला था तो उससे भागकर वो जल्दी जल्दी अपने घर आ गई थी और इसी जल्दबाजी में उसने घर के दरवाजे भी अंदर से ठीक से लॉक नहीं किए। शायद यही कारण था जो साहू मेन गेट से बेखौफ अंदर चला आया। अनिका ने अपने सिर पर हाथ रखा। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। तभी अचानक से वो उठ बैठी और उसने अपने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और तब उसे मेज पर रखा अपना पर्स दिखा, जो बेशक साहू यहाँ रख गया था। उसने जल्दी से उस पर्स को उठाया और उसमें अपना सामान चेक करने लगी। उसने देखा कि सारा सामान सही सलामत बैग में है और साथ ही साथ फ़ोन भी इसी बैग में था। उसने अपने फ़ोन को देख तुरंत उसे गले लगाया, मानो जन्नत मिल गई हो। खैर, इतना तो तय था कि अब वो साहू को किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन मुस्कान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद शीशे के सामने खड़ी होकर सच संवर रही थी, पर उसका दिमाग तो कहीं और ही था। वह अभी भी कल रात हुए वाकया के बारे में सोच रही थी। कल रात आरव बिन बताए ही चला गया, जिसके बाद वह घर आया या नहीं इस बात का मुस्कान को कोई अंदाजा नहीं। पर अब उसने प्रण ले लिया था कि इस बार वो हर एक वजह जान कर रहेगी जो उसे हर पल आरव से दूर करती जा रही है। कुछ समय में वो तैयार हुई। उसने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी जिसकी किनारी पर पतला सा बॉर्डर था, साथ ही नीले रंग का ब्लाउज और बालों की लंबी सी चोटी। तैयार होकर वो नीचे जाने लगी, पर तभी रास्ते में ही उसे अंजना यानी आकाश की पत्नी मिल गई। ये शायद पहली दफा बिना किसी भीड़भाड़ के एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अंजना का अब पेट निकलने लगा था, बच्चे की डिलीवरी के दिन नजदीक थे। खैर, वो मुस्कान को देख उसके पास आकर बोली, क्या बात है देवरानी जी, बहुत लंबे हनीमून पर चली गई थीं। मुस्कान जानती थी कि अंजना का रवैया उसके लिए कैसा था, बावजूद इसके उसने कोई बहस नहीं करनी चाहिए और शांति से बोली, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं किसी हनीमून पर नहीं गई थी। इस पर अंजना व्यंग के साथ बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि जैसा तुम्हारा और देवर जी का रिश्ता है उस नाते हनीमून का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, वहाँ देवर जी ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें ठिकाने नहीं लगने देते थे और वहाँ अकेले में ना जाने। अंजना ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुस्कान मुस्कुराई और धीरे से सहजता भरे लहजे में बोली, नहीं दीदी, शायद ये जानकर आपको दुख हो, पर वहाँ आरव ने मुझसे बेहद ही प्यार से बर्ताव किया और तो और हमारे बीच की जो दूरियां थी वो भी मिट चुकी हैं। आखिर आरव मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैंने मोहब्बत से ही हमारी सारी दूरियां मिटा दी। अंजना अपनी तेज तर्रार नजरों से मुस्कान की आंखों में झांक रही थी, मनो वो उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसके होठों के किनारे एक बार फिर मुड़े और वो बोली, जानती हूँ कितनी नजदीकी आई है तुम दोनों के बीच। खैर, मैं तो हमेशा देवर जी के लिए अच्छा ही चाहती हूँ और आगे भी यही चाहूंगी कि उन्हें वही लड़की अपने जीवन साथी के रूप में मिले जो वाकई उनके काबिल होना की। अंजना ने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब मुस्कान बखूबी समझ गई। अंजना वहां से जाने लगी, पर उससे पहले उसने मुस्कान से कहा, और हाँ, बहुत आराम फरमा लिया तुमने, अब जरा रसोई भी संभालना सीख जाओ। इस घर में बहू बनकर आई हो, मालकिन नहीं समझी। कहकर वो आगे बढ़ गई। मुस्कान ने उसकी बात पर ज्यादा गौर न फरमाते हुए वहां से जाना ही ठीक समझा। वो रसोई में आई जहां पर उसका सामना रज्जो से हुआ। रज्जो ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया और अपने काम में व्यस्त बनी रही। मुस्कान ने अपने लिए पतीला चढ़ाया और चाय बनाने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आरव गूंज रहा था। कुछ देर बाद उसकी चाय बनकर तैयार हुई, जिसे लेकर वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, मुस्कान। ये आवाज सुन उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई। उसने पलट कर देखा तो पीछे साहू खड़ा था।
साहू को देख मुस्कान खुशी से भर उठी, जैसे एक बार फिर इस अनजान जगह उसे कोई अपना सा मिल गया हो। आप यहाँ? मुस्कान खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। साहू उसके पास आकर प्यार से बोला, कैसी हो? मुस्कान, ठीक हूँ, आप बताए। जब से यहाँ आई हूँ तब से हमारे बीच कोई बात नहीं हो पाए। हाँ, इसी चीज की तो जुगाड़ लेकर आया हूँ। साहू की इस बात पर मुस्कान हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम्हें कमरे में समझाऊंगा, चलो अंदर। मुस्कान ने भी अपना सिर हिला दिया और उसके साथ अंदर कमरे में चली आई। पर पीछे कोई और खड़ा था जो उन दोनों को बड़े ही हैरतअंगेज लहजे में आंखें फाड़ देख रहा था। यहाँ साहू कमरे में आया और बिस्तर पर आराम से बैठे हुए बोला, बाकी सब बातें तो बाद में होगी, पहले ये बताओ कि आपके परम पूजनीय पति अब आपको परेशान तो नहीं करते ना? ये सुन मुस्कान को आरव का बर्ताव याद आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में साहू को बताना चाहिए या नहीं। पर फिर अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप साहू को थमाते हुए कहा, ये लीजिए, पहले चाय पिए। नहीं, तुम पियो इसे। कोई बात नहीं, मैं अपनी दूसरी बना लूंगी, अभी ले लीजिए। साहू ने कप अपने हाथ में पकड़ कहा, अब बताओ ना, मैंने जो पूछा। हाँ, अब तो वह अच्छे से ही बर्ताव करते हैं। साहू ने मुस्कान के चेहरे को गौर से देखा। आंखें कुछ और कह रही थीं और लब कुछ और। तुम्हारे हाव भाव देख ऐसा लगता तो नहीं है? साहू के सवाल पर मुस्कान ने गहरी सांस ली। वो अपनी व्यथा नहीं छुपा पा रही थी उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा लगता है आरव हर बीतते पल के साथ मुझसे दूर होते जा रहे हों। साहू उसके हालातों को समझ गया। साहू, उसने फिर से कुछ कहा तुमसे? मुस्कान, नहीं, यही तो दिक्कत है, कुछ कहते ही तो नहीं हैं। साहू, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ जताने लगा है वो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा। वक्त रहते तुम्हारे सामने वो खुद अपने दिल के पन्ने खोलेगा। कब आएगा वो वक्त? मुझे पूरा भरोसा है, बहुत जल्द। साहू ने एक बार फिर उसे आश्वासन दिया। इस बार साहू ने उसका मूड हल्का करते हुए अपने जेब से कुछ निकाला और मुस्कान के हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए कहा, ये लो, इसे रखो। इसमें क्या है, एक बार खोल कर तो देखो। साहू ने उस लिफाफे की ओर इशारा किया। मुस्कान ने उस लिफाफे को खोला और उसे खोलते ही जो चीज उसके सामने आई उसे देख वह दंग रह गई। फोन। मुस्कान के हाथ में एक फोन था, बिल्कुल नया, तुम्हारे लिए, साहू ने कहा। पर मैं तो, साहू, पर वर कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि ये फोन आरव की नज़र में नहीं आना चाहिए और ये मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आगे चलकर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। नंबर इसमें सेव कर दिया है, तो कभी भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बिना किसी झिझक के कॉल करना। लेकिन उसने देखा तो जानता हूँ गुस्सा करेगा, इसलिए कह रहा हूँ, इस फ़ोन से कोई होशियारी मत करना। बहुत भरोसे के साथ दिया है मैंने तुम्हें और किसी भी कीमत पर उसकी नज़रों में ये फ़ोन नहीं आना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना कि वो। कहते हुए साहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे डर लगता है कहीं उन्होंने देख लिया तो। नहीं देखेगा, बस तुम्हें संभाल कर रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मुस्कान ने उसकी बात मान ली। वो जानती थी कि वाकई उसे एक फ़ोन की सख्त ज़रूरत थी। उसने वो फ़ोन संभाल कर रख लिया और अब साहू ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ और हाँ, ध्यान रखना कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत कॉल करना, मैं फ़ौरन तुम्हारे सामने हाजिर रहूँगा। इस पर मुस्कान थोड़ी भावुक आवाज़ में बोली, आप बहुत कुछ कह रहे हैं मेरे लिए, इतने एहसान मत कीजिए प्लीज़। इस पर साहू ने मुस्कान के सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, पागल लड़की, एक तरफ भाई कहती हो और दूसरी तरफ मेरी दी हुई चीज़ों को एहसान का नाम दे दिया, ये तो गलत बात हुई ना। मुस्कान मुस्कुराई और उसने धीरे से आगे बढ़ साहू को गले लगा लिया। साहू ने भी प्यार से उसका सर सहलाया और फिर उससे दूर होकर बोला, चलता हूँ, अपना ख्याल, ठीक है? हम कुछ समय में साहू मुस्कान के कमरे से बाहर निकला और यहाँ उसका बाहर निकलना हुआ तो वहीं कुछ दूरी पर आरव का आना हुआ, जिसने साहू को उसके कमरे से निकलते हुए देख लिया था। ये मुस्कान के कमरे में क्या कर रहा था? पीछे से अंजना की आवाज़ उसके कान में पड़ी। क्या बात है देवर जी, आपकी पत्नी तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न निकली। आज तक रहेजा हवेली में औरतों के पास किसी भी गैर मर्द का जाना नहीं हुआ और यहाँ तो। आरव समझ रहा था कि अंजना क्या कहना चाह रही है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। पर तभी, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा देवर जी, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़माना बहुत ख़राब है। दोस्त नहीं होता, दोस्त को दोस्त का ही गला काटते वक्त नहीं लगता। आरव और मुस्कान के बीच के हालात ठीक नहीं थे, ऊपर से अंजना की ये बातें आरव को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थीं और उसकी इन बातों कुछ हद तक तो शायद शक का बीज बो ही दिया था, जिसका अंदाजा अभी खुद आरव को नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ गया और पीछे से अंजना मुस्कुराते हुए बोली, चिंगारी लग चुकी है, बहुत जल्द आग भी भड़केगी। आरव अपने कमरे में आया जहां मुस्कान उसे कुछ करती हुई दिखाई दी। वो धीरे से उसके पास चलकर गया और उसने कहा, क्या ढूंढ रही हो? आरव की आवाज़ सुनते ही मुस्कान हड़बड़ाकर पलटी और अपने सामने खड़े आरव को देखते ही अलमारी बंद कर दी। उसकी हड़बड़ाहट देख आरव हैरान रह गया। तभी मुस्कान ने अपनी तेज सांसों को संभालते हुए कहा, तुम कब आए? आरव, तभी जब तुम इस अलमारी में अपना सर गड़ाकर खड़ी थीं। हाँ,
वो दरअसल मैं अपनी साड़ी ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गई। मुझे लगता है मैं उसे मुंबई में ही भूल आई हूँ, उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए जवाब दिया। पर इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे कोई चोरी पकड़ी गई हो? आरव की यह बात सुन मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने बहुत जल्द खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डर रही हूँ? क्योंकि तुम्हारा चेहरा चीख चीख कर बयां कर रहा है, आरव ने कहा, और फिर धीरे से मुस्कान के करीब बढ़ने लगा। मृणाली ने अपना थूक निगल लिया। वह बेचैनी से उसकी आंखों में देख रही थी और खुद की बेचैनी को छिपाने की कोशिश में भी थी, जो कि शायद आरव के सामने नाकामयाब जान पड़ रही थी। आरव उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ और उसने मुस्कान के माथे से बह रहे पसीने की एक बूंद को अपनी उंगली से साफ कर कहा, गर्मी लग रही है। हाँ क्या? वो एक बार फिर उसे अचरज भरे लहजे में उसे देखने लगी। मैंने पूछा, गर्मी लग रही है? नहीं तो फिर चेहरे पर इतना पसीना क्यों? अरे हाँ, मुस्कान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं इतनी देर से साड़ी ढूंढने में बिजी थी तो चेहरा मेरा काफी देर से अलमारी में ही घुसा था इसलिए, और देखो ना, सी भी तो नहीं चल रहा है, कितनी गर्मी है। आरव खामोशी से खड़ा रहा और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा। तभी मुस्कान ने उसका इन बातों से ध्यान हटाने के लिए कहा, अच्छा मुझे कुछ पूछना था तुमसे। पूछो, कहते हुए आरव अब उससे पीछे हटा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में पहने घड़ी उतारने लगा। इधर मुस्कान उसके पीछे आकर बोली, वो दरअसल मैंने तुमसे उस रात कश्मीर में भी कहा था कि मुझे फिर से कोर्स ज्वाइन करना है, और फिर इतनी लंबी लीव पर रहूंगी तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। मना कौन कर रहा है? तुम जब चाहे तब ज्वाइन कर सकती हो। एक बार को तो मुस्कान यकीन ही ना हुआ कि आरव नहीं वाकई हाँ कर दिया है। वह तेजी से उसके सामने आ खड़ी हुई और अपने चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव लिए बोली, क्या मैं सच में जा सकती हूँ? तुम मुझे मना नहीं करोगे? अगर तुम चाहती हो मैं मना करूँ तो ठीक है, मत जाओ। मुस्कान के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने आव देखा ना ताव और अगले ही पल आरव को गले लगा लिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे, वह भी इतनी आसानी से, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हाँ कह दिया है। मैं बहुत खुश हूँ आरव, थैंक यू सो मच। मेरा काम मेरी सांसें हैं, और अगर तुम इसके लिए मुझे मना कर देते ना तो मैं वाकई जीना भूल जाती। ये सुन आरव ने धीरे से उसे दूर किया, अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए दूसरी ओर मुड़कर बोला, शायद यही बात तुम कुछ हफ्ते पहले पूछती तो मेरा जवाब ना होता। हाँ, तभी तो नहीं पूछा क्योंकि उस वक्त तो तुम अपनी नफरत के नशे में चूर थे, मुस्कान ने आराम से कहा, पर आरव के भाव इस बात पर गंभीर गए। था नहीं हूँ। मुस्कान इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत बात को पलटते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे हूँ को भी था मैं बदल दूंगी, पर फिलहाल मुझे ये बताओ कि कल रात तुम बिन बताए कहाँ चले गए थे? अगर तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना होता है तो मत दिया करो, पर प्लीज यूं रात में गायब मत हो जाया करो। कहते हुए मुस्कान उसके करीब आने लगी और उसने पीछे से आरव को अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त आरव अपनी शर्ट अपने बदन से अलग कर चुका था, तो वही मुस्कान के हाथ उसके सीने पर थिरक रहे थे और उसने अपने गालों को उसकी पीठ पर टिका दिया। मैं बहुत थक गया हूँ, इस वक्त आराम करना है मुझे। कहते हुए आरव जैसे ही उसके हाथ अपने सीने से हटाने लगा, उसी पल मुस्कान ने और कसके अपने हाथों को वहां जकड़ दिया। मैंने कौन सा मना किया है आराम करने के लिए? क्या अब मुझे इतनी भी इजाजत नहीं कि तुम्हें 2 पल अपने सीने से लगाए रखूं? आरव वाकई इस वक्त मुस्कान से बात नहीं करना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में साहू का इस कमरे से निकलना बार बार कौंध रहा था, और इधर अंजना की वह बात है जिन्हें वह चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। तभी उसने कुछ सोचा पर मुस्कान से कहा, एक गिलास पानी ले आओगी? आरव की बात सुन मुस्कान झट से उससे दूरी और बोली, बिल्कुल, बस 2 मिनट रुको, अभी लाती हूँ। कहकर वह उस कमरे से चली गई और इधर उसके जाते ही आरव ने अपनी नज़र उस अलमारी पर डाली। उसने तुरंत आगे बढ़कर अलमारी को खोला और कुछ ढूंढने लगा, शायद उस चीज को जिसे मुस्कान उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी, और तभी वो चीज उसके हाथ में आ लगी। फोन। ये वही फोन था जो साहू मुस्कान को देकर गया था। आरव ने तुरंत उस फोन को अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। वह समझ गया कि यह फोन मुस्कान के पास कहीं से तो आया है, पर वह अभी भी इस चीज को लेकर पुख्ता नहीं था कि यह साहू ने ही उसे दिया है। पर बहुत जल्द इस चीज की भी श्योरिटी उसे हो गई जब उसने फोन कॉल में सिर्फ एक नंबर सेव देखा, साहू का। आरव के दिमाग में इस वक्त ना जाने क्या चल रहा था। एक तो अंजना की वह बातें और दूसरी तरफ मुस्कान के पास ये फोन जिसे दिया भी साहू ने था। न जाने क्या सोच रहा था वो, पर उसके चेहरे के भाव बेहद उलझे हुए जान पड़ रहे थे। कुछ देर बाद कमरे में मुस्कान का आना हुआ। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास था जिसे वह आरव को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा पानी। आरव, जो इस वक्त बेड पर बैठा था, उसकी पीठ बेड के सिरहाने से लगी हुई थी और वह इस वक्त शर्टलेस था। उसने पानी का ग्लास लिया और उसे अपने होठों से लगाते हुए एक घूंट में सारा पानी खत्म कर ग्लास किनारे रख दिया।
मुस्कान उसके पास ही खड़ी थी और इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही नूर था जिसे देख आरव को साफ समझ आ गया कि यह चमक किस वजह से है। खैर अगली पल उसने मुस्कान की कलाई पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी अचानक की हुई इस हरकत पर मुस्कान हैरान रह गई और उसके हाथ आरव के कंधों पर जा कसे। इस वक्त उन दोनों का चेहरा बेहद नजदीक था। तभी आरव ने उस गालों पर लौट रही बालों की कुछ को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या कोई खास वजह? इस पर मुस्कान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वजह तो आज तुमने ही दी है, मुझे वापस कोर्ट ज्वाइन करने की इजाजत देकर। सिर्फ इतनी सी वजह है या और भी कुछ खास है? आरव की बात सुन मुस्कान गौर से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज आरव का बर्ताव, ना वह खुश नजर आ रहा था, ना वह गुस्से में, और ना ही उसकी बात। मुस्कान इतना तो उसे जानने लगी थी कि आज वो बेहद अलग बर्ताव कर रहा था, ऐसा जैसा उसने आज तक कभी नहीं किया। पर फिर भी इन सब बातों को उसने दरकिनार किया। उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए उसने अब इन सब बातों पर ज्यादा गौर न करते हुए आरव के नजदीक होते हुए कहा, नहीं, मेरे पास फिलहाल तो कोई और वजह नहीं है खुश होने की। हाँ, अगर तुम चाहो तो दे सकते हो हमारे बीच में बची खुची दूरियां मिटाकर। आरव अभी भी उसे बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। उसने सब अपने हाथ में डाली के खुले बालों में कसाए और कुछ पर तक उन्हें सहलाने के बाद अचानक से उसने मनाली के बालों को करके अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुस्कान दर्द के मारे कराह उठी। आहा, आरव क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द दे सकता हूँ मणि, और यह बात तुम भी बखूबी जानती हो। आरव की आवाज में इस वक्त वही पुराना सर्द लहजा झलक रहा था जिसे शायद मुस्कान अभी तक ना भुला पाए। उसने अपने दोनों हाथ लगाकर आरव के हाथों को खुद के बालों से हटाना चाहा पर वह नाकामयाब रही। तभी आरव ने अचानक से उसे बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए अपने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को हाथ में भर उन्हें उसके सर के ऊपर कर दिया। मुस्कान को उसकी यह अचानक की हुई हरकत जरा भी समझ न आई। वह तो अपनी सुध तक नहीं संभाल पाई थी कि आरव ने उसे इतना करारा झटका दे दिया। उसने अपने पूरे शरीर का भार मुस्कान के बदन के ऊपर डाल दिया और उसके चेहरे के बेहद नजदीक आकर कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुम्हारे बोले गए झूठ से तो बेहद, इसलिए मुझसे कभी भी झूठ बोलने की या मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश गलती से भी मत करना। तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी की गई हर गलती मैंने माफ कर दी। आर्त की आंखों में इस वक्त गुस्से की वही आग धधक रही थी जिसे मुस्कान अपना अतीत समझकर आगे बढ़ने को तैयार थी। दूसरी ओर साहू इस वक्त अपने साथियों के साथ एक चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर का आना हुआ जिसने साहू को देखते ही कहा, चलिए साहब, बहुत चाय नाश्ता हो गया, अब हमें भी थोड़ी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। इंस्पेक्टर जी, इस बात को सुन साहू ने आराम से अंगड़ाई लेते हुए अपनी गर्दन उठ गए और फिर अपने दोनों हाथों को उस बेंच पर टिकाते हुए आराम से खेलकर बैठे हुए कहा, क्या बात है इंस्पेक्टर, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कहीं विलुप्त हो गए थे क्या? अरे नहीं, वह क्या है ना, अभी अभी नई शादी हुई है तो थोड़ा उसको सोचा कि मैं थोड़ा बीवी को घुमा दिया जाए। अरे समझो यार, हनीमून पर गया था। इंस्पेक्टर ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, मानो साहू उसका यार दोस्त हो। क्या बात है साला, अब तो ये इंस्पेक्टर भी हनीमून पर जाने लगा, और एक हम है जहां अब तो सूखा पड़ा हुआ है। कहते हुए साहू उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी पेंट झाड़कर इंस्पेक्टर के पास आ खड़ा हुआ। साहू, हाँ कुछ कह रहे थे तुम? खातिरदारी? इंस्पेक्टर, बिल्कुल, कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ, जबरदस्ती घर में घुसने की और एक लड़की को मोलेस्ट करने की। इस पर साहू का एक दोस्त हंसते हुए बोला, अरे भाई, कौन है वो अबला नारी जिस पर हमारे इस अत्याचारी दोस्त ने इतना सितम किया? तभी पीछे से एक लड़की की तेज आवाज उन सबके कान में पड़ी, मैं हूं वो अबला नारी। सभी के साथ साथ साहू ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो कुछ दूरी पर अनिका खड़ी थी। उसने इस वक्त नीले जीन्स के साथ लाल रंग की शॉर्ट कुर्ती पहनी थी और बालों का अक्सर वो ढीला डाला जुड़ा ही बनाकर रखा करते थी। कानों में वही छोटी छोटी मेटल की बालियां और माथे पर छोटी सी बिंदी। साहू तो उसे देखते ही फिदा हो गया और मंत्रमुग्ध सा उसके करीब बढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना, अगली मुलाकात जरूर होगी और बहुत जल्द होगी। देखो, मेरी बात को तुम ही ने सच साबित कर दिया। उसकी इस बात पर अनिका अपनी तेज तर्रार नजरों से उसे घूरते हुए बोली, पर बहुत जल्द हमारी इस मुलाकात के लिए तुम पछताने वाले हो। कहकर उसने अपनी नजर उस इंस्पेक्टर पर डाली और कहा, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए ना इसे। अनिका की इस बात को सुन वहां खड़े लगभग सभी लोग हंस उठते हैं और उनकी हंसी चीख चीख कर बयां कर रही थी कि वह अनिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वह इंस्पेक्टर भी उन्हीं के साथ हंस पड़ा। साहू ये सब देखते हुए मुस्कुराया और उसने अनिका के जरा और नजदीक बढ़ते हुए कहा, चलो आज एक शर्त रखता हूं तुम्हारे सामने। उसकी इस बात को सुन अनिका की आंखें सिमट गई। तभी साहू ने आगे कहा, अगर आज इस इंस्पेक्टर ने मुझे हाथ भी लगाकर दिखा दिया तो मैं तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, पर अगर ये मुझे छू पाने में भी नाकामयाब रहा तो। कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब अनिका बखूबी समझ चुकी थी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर के पास दौड़ते हुए कहा, आप खड़े क्यों हैं, अरेस्ट क्यों नहीं करते इसे?
तभी इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन अनिका सन गई। क्या आपके पास कोई सबूत है कि इन्होंने आपको हरास किया? अब सारी बातें कुछ हद तक अनिका को समझ आने लगी थी कि साहू के कहने का क्या अर्थ था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर पर चीखते से हुए कहा, सब जानते हैं कि ये इस इलाके का कितना बड़ा गुंडा है, तब भी इसके खिलाफ आप एक्शन लेने की वजह से सबूत मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर मैडम, कानून तो कानून है। कल को आप किसी पर भी इल्जाम लगा देंगी और मैं आंख नीच कर उसे गिरफ्तार करने चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अनिका तो अब मानो बौखला उठी। अगर ऐसा नहीं करना था तो मुझे यहाँ लेकर क्यों न आए? पुलिस स्टेशन पर ही क्यों मना नहीं कर दिया? तभी साहू की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो तुम्हें यहाँ मेरे कहने पर लाया है ताकि तुम्हें पता चल पाए कि यहाँ सत्ता भी मेरी है और कानून भी मेरे हिसाब से चलता है। ये सुन अनिका को एक और झटका लग चुका था। वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो यहाँ बेकार कानून व्यवस्था में फंस चुकी है, पर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से वो भी नहीं थी। अनिका तुरंत मुड़कर साहू के करीब गई और अगले ही पल एक तेज तमाचे की आवाज वहां सबके कानों में गूंज उठी। अनिका ने साहू के गालों पर उल्टे हाथ तमाचा जड़ दिया था। साहू का चेहरा इस वक्त नीचे की ओर झुका हुआ था, तो वहीं अनिका अपनी खून से खोलती हुई आंखों के साथ उसे देखे जा रही थी और अगले ही पल वो उसकी कॉलर झकझोरते हुए बोली, आखिर समझते क्या हो तुम सब अपने आप को? लड़कियों को कमजोर समझ रखा है तुम लोगों ने। एक तुम्हारे दोस्त ने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी और अब तुम भी मेरे साथ वही करना चाहते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन ने भले ही घुटने टेक दिए हों तुम लोगों के आगे, पर मैं उनमें से नहीं हूं। मरना पसंद करूंगी पर तुम जैसे घटिया लोगों के आगे झुकना नहीं। इस समय वहां खड़े साहू के सभी साथियों का खून खोल चुका था। वो जैसे ही अनिका की ओर बढ़ने को हुए उसी पल साहू ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। और रही बात साहू की, उसकी आंखें पहली दफा इस कदर क्रोध में धधक रही थी। अक्सर वह शांत रहा करता था, गुस्सा उसे बहुत कम आया करता था, पर जब भी आता था वो खतरनाक होता था, बेहद खतरनाक। और यहाँ तो अनिका ने भरे समाज में उस पर हाथ उठाया था। कहीं ना कहीं उसका मेल ईगो बहुत बुरी तरह से हट हो चुका था यहाँ, जिसके चलते उसने दूसरी समय अनिका की कलाई थामी और उसे लगभग घसीटते हुए वहीं मौजूद एक खाली अपार्टमेंट की पार्किंग के अंदर ले जाने लगा। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर इस कोशिश में वह कामयाब ना हो पाए। शरीर के आगे उसका कोई जोर नहीं था साहू के सामने। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहां उसकी सुनने वाला कोई ना था। साहू उसे खींचते हुए अंदर पार्किंग में ले आया और अगले ही पल उसने अनिका की पीठ दीवार से लगा दी और बिना एक पल गवाए उसने उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। उसकी की गई इस हरकत पर अनिका सन रह गई। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए बैड बॉय के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद।